और हमारे साथ आज हैं गुरी सिंह। बहुत बहुत स्वागत है। आदाब से। गुरी सिंह आपका वैसे नाम क्या है? जन्म पर नाम दिया गया है गुरबख्शीश, और सिंह हमारे यहाँ मिडिल नेम होता ही है, बग्गा हमारा लास्ट नेम है। लेकिन अमेरिका में डॉक्टरी करते हुए नाम को छोटा किया ताकि प्रोनाउंस किया जा सके, और बैगा या बैकशीश वगैरह ना कहें तो गुरी उसको किया, सिंह कहा। जब मुझे पूछते हैं गुरी सिंह, सिंह का क्या मतलब होता है, तो मैं स्पेल करता हूँ SINGH, तो कहते हैं H का क्या मतलब, तो मैं कहता हूँ H इज़ फॉर हारमोनी। तो इस वजह से ऑफिशियली चेंज कर दिया 95। गुरबख्शीश सिंह को गुरी हुए कितने साल हो गए? 95 में किया तो 15 और 23 ना, 5 और 23 28 साल हुए। 28 साल हुए हैं गुरी सिंह को ऑफिशियली। और अब गुरी लिखना चाहता हूँ सिर्फ, और वो भी छोटे वाले जी से, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को छोटा ही समझा। पैदा लेकिन आप दिल्ली में? जी, दिल्ली करोल बाग एरिया, और एक छोटे से अस्पताल टिबिया कॉलेज के पास, वहीं शुरू की पढ़ाई। तो खालसा स्कूल में फिर मुझे कहा गया कि तुम्हारे नंबर अच्छे हैं तो तुम्हें आगे बायोलॉजी लेनी चाहिए। कहाँ लेंगे? वो एक स्कूल है आनंद पर्वत पर, रामजस नंबर 2। वहाँ गया मैं अपनी साइकिल पर, और प्रिंसिपल से मिला, हेडमास्टर प्रिंसिपल ही थे शायद। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता। अच्छा, तो तुम्हें बायोलॉजी लेनी है, वो वाली क्लास, उधर चल गया। बस ऐसे हो गया काम। उसके बाद हमारे टीचर्स इतने दाना थे कि उन्होंने समझ लिया एप्टीट्यूड और आगे उसको इनकरेज किया। फील्ड ट्रिप्स होते थे, बहुत 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 उन्होंने दिया। बाद में मौलाना आज़ाद में मेडिकल कॉलेज, फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में PG, और फिर अमेरिका। जहाँ पे करोल बाग में जहाँ आप पैदा हुए, वहाँ पे आपके पेरेंट्स कहाँ से आके रहे? जेहलम में थे ये लोग, और 2 भाई एक ही प्लॉट में 2 हिस्से करके, बीच में मुंडेर, इस तरह से रहते थे। मेरे पिताजी शू सेल्समैन थे। 47 जब हुआ तो वो तो नहीं थे घर में, जब अचानक मेरी माँ को उनकी जेठानी ने मुंडेर से आवाज़ दी, कौशल्या आधा घंटा है, अंगीठी जल रही है, दाल पक रही है, जो जो हो रहा है। 4 लड़कियां हैं इस औरत की, और ये कहा गया कि आधा घंटा है, जो ले सकती है ले, और फिर निकलना है। वो नहीं निकल पाई आधे घंटे में, इसलिए दूसरा परिवार जा चुका था जब वो ये निकली हैं। वो लड़कियों को संभालने में ही इतना टाइम लग गया। एक तो लड़की गोद में थी, और कभी पैदल, कभी कुछ ठेले में सवारी मिल गई, कभी जिस तरह से भी ये लोग पहुँचे हैं कहीं अमृतसर, एक धर्मशाला में। सबसे छोटी लड़की को बुखार था, इनको ये कहा गया कि ये नहीं बचेगी, इसको छोड़ दो।
आगे चलना है, अभी यहाँ नहीं रुकना है, क्योंकि रेफ्यूजी कैंप में पहुँचना है। दिल्ली के बाहर कहीं रेफ्यूजी कैंप्स थे, तो लेकिन किसी तरह से वो बची, और ये 4 लड़कियों को लेके एक 18-20 साल की लड़की जो है खुद वो पहुंच गई, और फिर एक रेफ्यूजी कैंप में रहे ये मॉडल टाउन के आसपास, और अभी पिताजी का कोई खबर नहीं थी। वहाँ से इनको ट्रांसफ़र किया गया। ये जो रेफ्यूजीज़ थे, इनको डिवाइड करके कुछ जगहें अलॉट की गई थी। तो करोल बाग के आसपास एक जगह डोरी वालान करके थी, उसमें एक बिल्डिंग थी जिसमें 8 चालें थी, एक चाल इनको दी गई। बाद में किस तरह से मेरे पिताजी ने इनको ढूंढा वो एक और ही किस्सा था, लेकिन इवेंचुअली ये लोग मिल गए आपस में, और पिताजी ने अपने बड़े भाई को भी ढूंढ लिया। वो दरियागंज में थे, मामा जी थे दरियागंज में, वो लोग अलग से आए हुए थे, उनके पास उनको बड़े घर में मिले हुए। हम लोग एक ही चाल में, ये 4 लड़कियां थी, उसके बाद इनके 3 लड़के हुए, मैं सबसे छोटा हूँ साथ में। ऐसे रहा। पिताजी ने सेल्समैन का काम ख़त्म किया, और कैसे वो अपने आप को संभाल के, कुछ उन्होंने पढ़ाई भी की, और फिर एक बिज़नेस शुरू किया लाल कुआं बाज़ार में टिम्बर का, और उसी से सारे परिवार को पाला बड़ा किया। सभी को एजुकेशन पर जोर दिया गया। सबसे बड़ी ने AA की वगैरह वगैरह, मतलब सभी को इन्होंने बहुत पुश किया एजुकेशन। उसी वजह से हम लोग फिर उनके पुश की वजह से बाद में ज़िंदगी में जो सक्सेसेस या अचीवमेंट्स हुई हैं उस वजह से हुई। सभी लोग प्रोफेशनल रहे, टीचर्स थी लड़कियां, बड़ा भाई इंजीनियर था, बीच वाले को उन्होंने उठा के दुकान पे भी रखना था, और सबसे छोटे को वो कहते थे कि ये मेरी सेवा करेगा, इसलिए इसको डॉक्टर बनाना है। और वो डॉक्टर क्या बनाया, वो कह रहे थे ये मुझे नर्स रख देगा। मतलब खुद उनको ये नहीं था कि ये करेगा, ये मुझे नर्स रख देगा, इसलिए इसको डॉक्टर। और वो हुआ भी बाद में, जब वो अंत में मेरे पास ही थे। ऐसे रही। कब हुई उनकी डेथ? 98 में, और अच्छी रही। उन्होंने शाम की प्रेयर्स की और बाथरूम में गए और वहीं गिर गए। मतलब आई थिंक ही डाइड एंड देन कर। लेकिन अच्छी रही उनकी ज़िंदगी। और माँ कब तक रही? जब वो गए तो उसके बाद उनका जो सारी उम्र का फलक्रम था, धुरी थी, वो निकल गई थी, तो इसलिए उनका कन्फ्यूजन शुरू हो गया। और वो 2 साल तक हमारे साथ रहीं, और उनकी भी आराम से ही हुई एग्ज़िट जो हुई यहाँ से, इस दुनिया से। मेरे पास ही बैठी हुई थी और बात करते करते ऐसे मेरे कंधे पर से रखा और निकल गई। लेकिन दोनों ही देखें तो माँ बाप आप ही के साथ क्यों रहे, बाकी भाई के साथ नहीं रहे यहाँ, या जहाँ भी होंगे वो? उनके पास भी गए, लेकिन उनको थोड़ा सा ये था कि ये तकलीफ़ नहीं होने देगा। डॉक्टर है तो अगर जो तकलीफ़ होगी तो ये संभाल लेगा। और यही उनका मेरे लिए सिर्फ ये आस्क थी उनकी कि भाई तकलीफ़ मत होने देना। और अब ये चांस की बात है कि मेरा फील्ड भी ऐसा बन गया था तब तक कि मैं सीनियर्स की ही केयर कर रहा था। जेरियाट्रिक्स फील्ड है,
और बाद में इसी तरह के एक्सपीरियंसेस को लेकर मैंने एंड ऑफ लाइफ केयर करना शुरू किया और वही किया सारी उम्र, सारे प्रोफेशनल लाइफ अभी तक यही कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर जैसे कहा जाता है कि ये डॉक्टर हैं, ये बच्चों के डॉक्टर हैं, ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये ऑर्थोपेडिशियन हैं, ऐसे ऐसे नॉमेनक्लेचर होते हैं, आपके नाम के आगे जेरोंटोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को। जेरियाट्रिक्स जो फील्ड है, केयर ऑफ द सीनियर्स, जस्ट लाइक पीडियाट्रिक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन, जेरियाट्रिक्स केयर ऑफ द अदर एंड ऑफ लाइफ। तो उसमें सीनियर्स की बात है जनरली तो, लेकिन सीनियर्स के साथ एक और सच जो है वो एसोसिएटेड है कि वो मरते हैं एक उम्र में जाकर। तो क्योंकि मेरे मरीज़ मेरे साथ 65 की उम्र के बाद शुरू होते थे, तो इसलिए अगर मैंने उनका साथ रखना है तो वो एक ज़रूरी बात यह है कि उनकी कभी डेथ भी होगी। और मेरा फ़लसफ़ा हमेशा ये रहा है कि अ गुड डेथ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। डिग्निटी बहुत ज़रूरी है। एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग की तरह से ही विदा किया जाए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो ट्यूबें लगी हुई हैं और मशीनें काम कर रही हैं और कोई मिल नहीं पा रहा, कोई उनको हाथ नहीं लगा रहा, कोई उनको पुचकार नहीं रहा। उस सब को चेंज करने के लिए मैंने और भी ट्रेनिंग ली अर्ली 2000s में, जिसे हॉस्पिस केयर कहा जाता है। तो वो एंड ऑफ लाइफ केयर है, जिसमें ये बात नहीं है कि हम जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। वो जब वो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेडिसिन का डॉक्टर सो टू स्पीक जवाब दे रहा है, तो मैं आके कहता हूँ कि नहीं, ये जवाब देने वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ मेथड बदलने की बात है। ये भी एक इंटेंसिव केयर है। एंड ऑफ लाइफ केयर इज़ वेरी इंटेंसिव बिकॉज हम लोग मॉनिटर और भी ज़्यादा करते हैं तकलीफ़ के लिए। हमारा फोकस जो है वो डिग्निटी और डिस्कम्फर्ट ना हो। सो कंफर्टेबल डेथ विद डिग्निटी। अपने बॉडी फ्लूइड्स और एक्सक्रीशंस के बीच में एक बदबूदार पैसेज नहीं चाहिए। वो हम उसका कुछ कर सकते हैं और वो हम करते हैं, ताकि जैसा हम लोग अब सोचते हैं अपनी उम्र में, मैं अब 67 हूँ, कि ऐसी ना हो वैसी ना हो, खड़े खड़े चले जाएं, नींद में चले जाएं। बातें तो होती हैं, लेकिन करना हमारे बस में, खुद के बस में नहीं होता। एंड ऑफ लाइफ केयर वाली टीम जो है वो ये काम कर सकती कि हम अपने घर में अपने अपनों के साथ आखिरी विदा, यहाँ से जहाँ भी जा रहे हैं, वो पैसेज जो है वो डिग्निफाइड हो, एक इंसान की हैसियत से हम विदा लें। तो वो हम कर पाते हैं, करते हैं। ये जो मौलाना आज़ाद में आपने क्या पढ़ाई, मैंने MBBS MBBS मौलाना आज़ाद में किया और वहाँ पर ही ये सब सीखा। ये बात हमें वहीं सिखाई गई थी कि बेटा मरीज़ के पास बैठ, हाथ लगा, एग्ज़ामिनेशन कर। जब तेरा हाथ, सिर्फ स्टेथोस्कोप की बात नहीं है, जब तेरा हाथ उसके पेट पर लगता है, तो लिवर एग्ज़ामिन कर रहा है, आंतड़ियों को सुन रहा है, हार्ट को सुन रहा है, लंग्स को सुन रहा है, वो जो तेरा टच है ना, वो उसमें भी एक थेराप्यूटिक स्किल है, थेराप्यूटिक
ताकत है जो मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, कि मैं अगर हाथ नहीं लगाता, आजकल की दुनिया में जब कंप्यूटराइज हो गया मामला, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स करने पड़ते हैं। तो मरीज़ सामने बैठा हुआ है टेबल के उस तरफ, और मैं एक लैपटॉप पर उस तरफ नज़र करके और उनसे बात तो कर रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ देख भी नहीं रहा कभी, और मैं टाइप करे जा रहा हूँ पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ दिस एंड दिस इज़ द हिस्ट्री एंड दिस इज़ द, मैंने देखा भी नहीं उसको हाथ तो नहीं लगाया। मैंने ऐसे कैसे कह दिया कि ये है, ये है, ये है। मैं नहीं करा, मैंने नहीं किया वो काम। मैं नहीं चाहता कि मेरे और मरीज़ के बीच में कोई ऐसा पर्दा सा, रुकावट सी बने। तरीके हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है तो करो, उस समय डिक्टेट कर लो, मरीज़ से जो बात कर रहे हो उसी को डिक्टेट करो, उसी को रिकॉर्ड कर लो, अपने आप कोई और कर लेगा उसको ट्रांसक्राइब। लेकिन मैं मरीज़ से आँख में आँख डाल के ही बात करूँगा, और उसको छूऊंगा, उसके पास बैठूँगा, उसके लेवल पे बैठूँगा, उसकी आँख से ऊपर नहीं रहूँगा। मरीज़ बेड पर लेटा हुआ है तो मैं नीचे बैठ जाऊँगा, मैं ऐसे उसके ऊपर खड़े होकर उससे बात नहीं, कहा हाँ जी क्या हाल है आपका, और किसी और से पूछ रहे हैं, नर्स से पूछ रहे हैं इनका वाइटल साइंस क्या है। मैं खुद देख लूँगा, जो मैं देखता हूँ उसका एक पर्पज़ है, वो मरीज़ के लिए ज़रूरी है। ओके। तो आपने जो मौलाना आज़ाद में आप कह रहे हैं कि MBBS किया, उसके बाद फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैंने MD में मैंने अपनी हिसाब से 2 सब्जेक्ट्स में एक साल लगाया, एक एनेस्थीसिया और एक साइकाइट्री। वो इसलिए कि मेरा एक मन में था कि आई वांट टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स रादर देन अ स्पेशलिस्ट इन वन, और उसका फ़ायदा मुझे पूरी प्रैक्टिस में रहा। मैंने मरीज़ों को वेंटिलेटर्स पर भी डाला और चलाया, और मैंने इंट्यूबेशंस भी की। मैं जब 85 में वहाँ था शिकागो में, तो उस समय एड्स अभी आई थी। जैसे हमने अभी पैंडेमिक देखा है, और जब हमें कुछ पता नहीं था, ऐसे एड्स का भी यही सीन कि आई जब, तो हमें नहीं पता था कि इनका क्या करें। मेरे सामने 20 समथिंग यंग मैन, टाई अभी लगी हुई है, ऑफिस से आ रहा है मेरे पास इमरजेंसी रूम में, और ज़रा सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और मुझे पता है अगले दिन सुबह तक नहीं जिएगा, और होता था वो अगले दिन सुबह मर गया है। उसकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी वो 3 घंटे में वो वेंटिलेटर पर है, उसके सारे फ्लूइड्स निकल रहे हैं, हम सब एंटीबायोटिक ये दो, ये वो करो, सक्शन करते रहो, कुछ भी करते रहो, इसने नहीं जीना है। उस समय बहुत एक वॉर लाइक एटमॉस्फेयर था कि हम लड़ रहे हैं और हमारे पास कोई हथियार नहीं है। वो भी देखा जब हमें समझ आ गई उसकी, और हमने उसको ठीक तरह से भी ट्रीट करना शुरू किया, और बचे लोग, और अब बचे हुए हैं काफ़ी देर से। लेकिन वो जो शुरुआत थी उसने इस पैंडेमिक में दोबारा से अपनी एक और शक्ल दिखाई, जब हमें SARS-CoV-2 का भी कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये क्या कर रहा है और कैसे मर रहे हैं लोग इतनी जल्दी। लेकिन हमें पता था कि हम इस पर भी काबू पा लेंगे। एक प्रोसेस है, वो जितनी जल्दी हम कर पाएँ उतना अच्छा। और मेरे ख्याल से जल्दी तो हम कर पाए, लेकिन उसमें पॉलिटिकल और बाकी सब पता नहीं क्या क्या फैक्टर्स आ गए, जो कनाडा में वैक्सीन इतनी है कि उनके पूरी पॉपुलेशन के लिए साथ बाहर कर सकते हैं उसको, वैक्सीन को यूज़। और साउथ अफ्रीका में, ब्राज़ील में, यहाँ पर वही चीज़ जो है वो मिल नहीं रही। ऐसा भी हुआ। आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान, और हमारे साथ हैं गुरी, जो कि अमेरिका के शहर डेनवर में रहते हैं और जेरेंटोलॉजिस्ट हैं।
गुरी हमको बताइए कि जब आप एमडी कर चुके एम्स से, तो आपको क्या सूझी कि अब आप शिकागो चले जाएं और उसमें भी जेरेंटोलॉजी में आगे परसू करें? ये कुछ इरादा करके आप गए थे, पहले से आप जेरेंटोलॉजी के बारे में जानते थे और एक जिसे कहते हैं कि एक पर्पस के साथ आपने ये स्ट्रीम चुनी? जी नहीं, मुझे जेरंटोलॉजी का जी भी नहीं पता था, और उस समय मतलब जेरंटोलॉजी एज ए डिसिप्लिन था भी नहीं। जेरंटोलॉजी एज ए डिसिप्लिन बिकेम अ रियलिटी इन द लेट 80s अर्ली 90s इन द यूएस। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो अभी भी नहीं ऐसे डिसिप्लिन। अब पिछले कुछ सालों में ये बातें हुई हैं, और लॉरेंस इंस्टीट्यूट में मेरे आल्मा मैटर में एक नया विंग खोला गया है, जहाँ पर सिर्फ ये है कि सीनियर्स का इलाज अलग से होता है। ये पहचान लिया गया है कि जैसे पीडियाट्रिक्स बच्चों का जो इलाज है वो एडल्ट्स के इलाज से डिफरेंट है, इसी तरह से 65 एंड ओल्डर सीनियर सिटीज़न, मैं उनको एल्डरली या ओल्ड नहीं कहना चाहता कभी भी, ये उनकी डिसरिस्पेक्ट है, सीनियर हैं वो, उनका इलाज भी एडल्ट मेडिसिन से डिफरेंट है, क्योंकि उनकी बीमारियां आमतौर पर क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, स्किन डिजीज़। फिर उसके अलावा जो बाद में जाके पहले हम कहते थे सिनिलिटी है, उसको बाद में हमने सीनाइल डिमेंशिया कहना शुरू किया। लेकिन फिर हमने देखा कि कुछ सीनाइल तो थे नहीं, मतलब इतने बूढ़े नहीं थे जिनको हम सीनाइल डिमेंशिया कह लें, वो तो 60s में थे और उनको कन्फ्यूजन होना शुरू हो गया और वो ओरिएंटेशन ख़त्म हो गई और उनका बिहेवियर बदल गया। तो तब हमें समझ में आया कि इनकी एक अलग वल्नरेबिलिटी है टुवर्ड्स डिजीज़ेस ऑफ द माइंड एज वेल एज डिजीज़ेस ऑफ द बॉडी, और उसकी ही एक्सटेंशन अब आजकल लोगों को समझ में आने लगा है कि एक्चुअली तो अडल्ट मेडिसिन में भी ये बात है कि हर बीमार, हर फिज़िकल एलिमेंट में माइंड का रोल है। अगर माइंड हेल्थी नहीं है तो फिज़िकल डिजीज़ पर उसका बुरा असर होता है, अगर माइंड हेल्थी है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है फिज़िकल एलिमेंट के ऊपर। हमारी पेन थ्रेशोल्ड बदलती है अगर हम दिमाग पर स्ट्रेस जो है उसका इलाज और या उसको एड्रेस कर पाए। तो इसलिए वो कनेक्शन, माइंड बॉडी कनेक्शन अब एडल्ट मेडिसिन में भी पहचाना गया है, लेकिन हमें तो जेरियाट्रिक्स में तो हमें पहले से देखा हमने कि कई बार ये होता है कि एक 69 ईयर ओल्ड, 72 ईयर ओल्ड हैज़ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पर उनको फीवर नहीं हुआ, उनको बर्निंग नहीं हुई यूरिनेशन में, उनका सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ गया अचानक। और हमें इतना पता है कि कन्फ्यूजन बढ़ गया ना, पहले यूरिन टेस्ट करो और उसको ठीक करेंगे, ये भी ठीक हो जाएगा, इसको ठीक करेंगे वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये कनेक्शन जो है वो ज़्यादा सामने आता है सीनियर्स के लिए। और उसके बाद तो हम देखते हैं जो डिमेंशिया की बात है, जितना भी हमें समझ है अभी, अगर हम धंधे से हट जाएं और दवाइयों की तरफ ना फोकस करें कि ये नई दवाई आई है, ये डिमेंशिया को ठीक करती है, अल्जाइमर्स कह दिया जिस चीज़ को, अल्जाइमर्स तो कोई डिज़ीज़ ऐसी है नहीं जो हम डायग्नोज कर पाए। वो इसलिए कि अल्जाइमर्स डिज़ीज़ इज़ डायग्नोज्ड बाय ब्रेन बायोप्सी, वो तो डेथ के बाद ही होती है ना। इसलिए हम इसको कभी कभी हम ये कहते हैं कि ये इट्स ए डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर्स टाइप, कि इसकी शक्ल वैसी है लेकिन हम कह नहीं सकते कि अल्जाइमर्स। पर जो भी है वो
उसमें साइकियाट्रिक, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल फैक्टर्स सारे के सारे मिलकर बनाते हैं उस डिजीज़ को। जो फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल 4 उसके पहलू। तो एज ए सीनियर मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे पीयर्स, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप, पुराना नया, मेरी पुरानी अचीवमेंट्स, मेरे पुराने फेलियर्स, उन सब का जो एक मजमुआ मेरे दिमाग में पड़ा हुआ है। और इस समय मेरी साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है? मैं अकेला हूँ, मेरे बच्चे चले जा चुके हैं बाहर, मैंने ही भेजा था। वो जब कॉलेज गए तो मैंने ही कहा था कि आप अपना सेटल हो जाओ, मैं खुश हूँ। उनकी शादियाँ वादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, अब वो नहीं आते इतना ज़्यादा मेरे पास। मेरी बीवी 40 साल हो गए हमें शादी को, 40 से ज़्यादा हो गए। उसको कैंसर हो गया अचानक, और कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है जो सीनियर्स में ज़्यादा पाई जाती है। वो 40 साल का निज़ाम ख़त्म, अब मैं उसका केयर गिवर, या फिर उल्टा हो तो वो मेरी केयर गिवर, और मुझे उसकी फ़िक्र, उसे मेरी फ़िक्र। और उनमें से एक चला गया तब तो और भी ज़्यादा टूट गया मामला। फिर तो वो जो लोनलीनेस है वो कोई नहीं पूरी कर सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ज़िंदगी की, ये सीनियर को स्पेशली और एक्सक्लूसिवली सीनियर को पेश आती है। यंग बंदों में वो रेयर है कि, और उनकी शादियां भी कितनी देर की है ना, तो उनमें श्योर कैंसर से डेथ भी हो सकती है किसी की 30s में 40s में, लेकिन वो उसका एक अलग इम्पैक्ट है। और जो 40-45 साल की टुगेदरनेस 24/7 के बाद वो चीज़ हो और अचानक एक बंदा निकल जाए, उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट है। और उसकी रिस्पेक्ट करना, उसी इंसान की वजह से कितने बच्चे अपना सेटल्ड हैं, कितनों को उसने अपने फील्ड में, अपनी ज़िंदगी में, प्रोडक्टिव लाइफ में इम्पैक्ट किया है। वो सब भूल गए हम एकदम, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं रहा। तो हम अगर सिर्फ पैसे की और प्रोडक्टिविटी की बात लेकर इंसान की अहमियत और उसका एहतराम उसको समझेंगे, तो हमने सीखा नहीं उनसे वो चीज़ जो हमें वो सिखा रहे थे कि इसकी भी कद्र करो, इसकी भी कद्र करो। देखो ये तुमसे छोटा है, लेकिन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इसका कम है, लेकिन इसके पास बहुत है सिखाने को, सीखो इससे। तो वो सब वही मतलब इंसानियत की कद्र। डॉक्टर गुरी, आपने हमको ये नहीं बताया कि शिकागो जब आप गए तो क्या इरादा करके गए? तो मैं एक्चुअली लाइक मैनी थिंग्स इन लाइफ, शिकागो जाने का कोई इरादा नहीं था पहले। मैं तो यहीं आधा डॉक्टरी और आधा थिएटर वगैरह कर रहा था और उसी में मस्त था। मेरी सिस्टर थी वहाँ, उन्होंने मेरे लिए अप्लाई किया हुआ था। जैसे कि उन दिनों काफ़ी था कि एक बंदा चला गया फैमिली से, तो उसने बाकी लोगों को स्पॉन्सर किया, जैसे कहते थे। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ था, मेरा नंबर आ गया था। तो नंबर आ गया था इसलिए मैं गया, और वहाँ में जाके पता लगा कि वहाँ रेजिडेंसी दोबारा से करनी होगी। तो उस रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना होता है, एक एग्ज़ाम पास करना होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ होती हैं। इंटरव्यूज़ के लिए मैं 18 जगह गया, सारी कंट्री घूमा। उसमें एक जगह जो ये थी शिकागो में, वो कुक काउंटी हॉस्पिटल था। जनरल हॉस्पिटल है, काउंटी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत सारे मरीज़, आमतौर पर लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के मरीज़, आमतौर पर अफ्रीकन अमेरिकन मरीज़। उस अस्पताल में आम इंटर्न जो है वो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट था, या तो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या फ़िलिपिनो या चाइनीज़। ये 4 तरह के
इंटर्न्स दाखिल होते थे उसमें। तो एक बड़ा अच्छा सा क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस सामने था। इस वजह से मैंने वो रेजिडेंसी एक्सेप्ट की। इंटरनल मेडिसिन की रेजिडेंसी थी, जैसे यहाँ एमडी मेडिसिन होता है वहाँ भी इंटरनल मेडिसिन की एमडी होती है, वो कर रहा था। लेकिन और वही की, उसमें रोटेशंस ज़रूर थी और साथ में हम लोग मून लाइटिंग किया करते थे इमरजेंसी रूम में, तो और भी डिसिप्लिन्स के मरीज़ इमरजेंसी के लिए देखते थे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की 86 में, तो मैंने पाया कि जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा था और जिस तरह की प्रैक्टिस मैंने ज्वाइन की थी, एक ग्रुप प्रैक्टिस थी, तो उसमें मरीज़ जो थे वो थे बाकी उम्र के भी, लेकिन जो सीनियर्स थे मुझे लगा कि उनके साथ जो इंटरेक्शन मेरा होता था वो ज़्यादा लेन देन का ट्रांजैक्शनल इंटरेक्शन नहीं था। जो अडल्ट मरीज़ है, यंग अडल्ट, वो काम कर रहा है, डॉक्टर के पास आना उसकी चॉइस नहीं है, उसको छुट्टी लेनी पड़ रही है इसलिए कि वो बीमार हो गया और काम पे नहीं जा पा रहा, तो उसको तो जल्दी से जल्दी ठीक होना है और उसका काम सिर्फ ये है डॉक्टर के पास कि भाई दवा दे, कोई टीका दे, कोई एंटीबायोटिक दे और मैं जाऊँ वापस काम पर। उसके बरक्स जो सीनियर है वो बेचारा अकेला है घर में, और वो जब आता है मेरे पास तो वो उसका और मेरा रिश्ता वो पुराने किस्म का रिश्ता है। जब डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर को ट्रस्ट भी करते थे और डॉक्टर की इज़्ज़त भी थी और डॉक्टर आपकी इज़्ज़त करता था, एक रिश्ता सा बनता था। तो जो पुराने किस्म का फ्लेवर था उस इंटरेक्शन में, उसने मुझे अट्रैक्ट किया। इसलिए मैंने देखा, मैंने कोई अपनी तरफ से इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, मैंने देखा धीरे धीरे मेरे मरीज़ ज़्यादा वो उस तरह के होने लगे। और फिर जेरियाट्रिक्स एज ए डिसिप्लिन, एज ए फेलोशिप आ गया, तो वो मैंने किया। वो कर रहा था तो ये भी देखा कि मेरे मरीज़ों में से कुछ की डेथ्स होनी है। अब वो मैं कैसे देखूँगा अगर मुझे उसका पता नहीं कि कैसे करना चाहिए। उसके अलावा उनके परिवार जो रह गए बाद में, उनके लिए थ्योरेटिकली समझ में आता था कि मॉर्निंग के लिए टाइम लगता है, 1 साल लगता है, लेकिन जो सिस्टम है वो तो नहीं मुझे दे रहा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कि मैं उनके साथ भी 1 साल और उनको एडवाइस करता रहूं। तो फिर अर्ली 2000s में ये एंड ऑफ लाइफ केयर वाली बात जो है वो ज़्यादा आगे आई, क्योंकि द US population was aging and more people were seniors, and they were also being seen to be maltreated by the world of medicine. ये कहा जाता था कि इन इंसानों की इनके आखिरी वक्त में, और वो दुनिया है पैसे की, तो इसलिए ये इस बात पर ज़्यादा ज़ोर था कि जो सीनियर है उसके आखिरी 3 हफ्ते में हेल्थ केयर डॉलर जितना लगता है वो 90% ऑफ ऑल द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ थ्रू आउट हिज लाइफ, 90% तो वहाँ लगता है। वो क्यों 90% कहाँ लगता है? एंड ऑफ लाइफ में। वो इसलिए लग रहा था क्योंकि अननेसेसरी टेस्ट्स, अननेसेसरी इंटरवेंशंस। एक मरीज़ को अगर आपने इरिवर्सिबल लंग डिजीज़ वाले को, उसका सांस बंद हुआ, वेंटिलेटर पे डाल दिया, उसको वापस लेना, वेंटिलेटर बंद करना, ये तो एथिक्स के कितने सारे क्वेश्चन खड़े कर देता था। तो इससे निकली ये बात, हालांकि उसका मकसद शायद उस दुनिया में पैसे के तरफ ही था कि वो पैसे कैसे बचाए जाए। तो उन्होंने हमें
ये एक डिसिप्लिन दिया एंड ऑफ लाइफ केयर। हमें ये कहा गया कि ये नाइटिंगेल से शुरू हुआ था जी, और 1940 से चल रहा है। पहले नर्सिंग करती थी ये सिर्फ काम, क्योंकि डॉक्टर जो हैं वो जवाब दे देते थे, हाथ धो लेते थे कि इसका कुछ नहीं हो सकता, अब नर्सें इसको कंफर्ट करेंगी। लेकिन वो डिसिप्लिन जब डॉक्टर्स के सामने आया, हमारे हाथ में आया, तो हम तो साइंस से ही काम कर सकते हैं, हमें तो सिखाया इस तरह से गया। तो हमने उस तरह से समझा उसको कि देखो, अगर आप इनको मशीन पे डालते हो और इनका मशीन से निकलने का चांस ज़ीरो या ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और डेफिनेटली ज़ीरो है फॉर देम टू वॉक आउट ऑफ द हॉस्पिटल। जो मरीज़ वेंटिलेटर पे 90s में पड़ गया है, उसका अस्पताल से चल के बाहर चले जाना नियरली इम्पॉसिबल। तो अगर मैं उसी मरीज़ को, जब वो 70 का था, 75 का था, जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने कहा कि मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता यार, क्योंकि वेंटिलेटर वाली जिसमें मेरे अपने बाहर खड़े हैं, उनको आने नहीं दिया जा रहा अंदर, और डॉक्टर भी आता है तो वो एक ऐसी अजीब सी शक्ल में आता है, उसने कुछ पहना हुआ है, उसने मुझे हाथ भी लगाया तो वो ग्लव्स हैं, और मतलब कोई ह्यूमन टच है ही नहीं इसमें, और ना ही मैं उनको कुछ बोल पा रहा हूँ। मेरे मुंह में तो ट्यूब डली हुई है, और कभी तो मेरे नाक में भी ट्यूब डली हुई है, वो फीड भी कर रहे हैं मुझे, और एक तरफ ऑक्सीजन भी चल रही है, एक तरफ ये भी चल रहा है। मतलब ट्यूबों के साथ जो ज़िंदगी है, वो बहुत कम लोग हैं वो कहेंगे कि मैं जीना चाहूँगा ऐसी ज़िंदगी, चाहे वो छोटा भी हो, उससे 90s में ना भी हो। तो उसको अहमियत दी गई कि जो डिग्निटी है इंसान की, वो ख़त्म है इसमें। पैसा तो जो हिसाब लगा रहे हो वो भी ठीक है बात, कि पैसे क्यों ज़ाया कर रहे हो। हेल्थ केयर डॉलर जो कि जिनको नहीं मिल रहा उन वहाँ लग सकता है, लेकिन इसलिए नहीं कट एंड ड्राई कि ये तो भाई नॉन प्रोडक्टिव लाइफ है, इसको जाने दो। नहीं नहीं, इसको डिग्निटी इसकी बरकरार कैसे रखें, इसको जो चाहिए प्यार, जो चाहिए ह्यूमन टच, जो चाहिए नियरनेस ऑफ हिज लव्ड वंस, जो चाहिए अपना घर, जहाँ वो चाहता है कि मैं घर में ही जाऊँ दूसरी दुनिया, वो क्या कर सकते हैं हम? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक साइंस ही बदलनी है कि अगर वो इन्फेक्शन की वजह से उसकी सांस रुक रही है, तो ये नहीं कि मैं 4 एंटीबायोटिक इकट्ठी करके उसको दूं जिससे उसको साइड इफ़ेक्ट्स भी हों और टट्टियाँ लग जाएं और सब कुछ हो ना। मैं उसकी सिक्रीशंस को ड्राई कर सकता हूँ, मैं उसकी रेस्पिरेशंस को स्मूथ कर सकता हूँ एक और दवाई से। दूसरी दवा है, वो दूसरी दवा इन्फेक्शन को नहीं क्योर करेगी, क्योंकि इन्फेक्शन क्योरेबल है ही नहीं, वो तो क्रॉनिक चल रहा है मामला। तो जिसको नहीं कुछ कर सकते उस पर ही सारे अपना एफर्ट हम लगाते रहें और उसका नुकसान ही करें मरीज़ का, जिसमें बेनिफिट कम और बर्डन ज़्यादा हो, उसकी बजाय बेनिफिट ज़्यादा बर्डन कम का अगर कुछ बन पाए तो वो करें ना। तो इसलिए ये एंड ऑफ लाइफ केयर एज ए डिसिप्लिन, एज ए साइंस डेवलप हुआ जब डॉक्टर्स ने इसको चलाना शुरू किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग इट ओनली टू नर्सेज विद द advice that nothing can be done. Even nurses can do wonderful jobs if they know कि कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके से करना। इसमें ज़्यादा मॉनिटरिंग है, इसमें मरीज़ के पास बैठना है, उसका हाथ पकड़ के उसको पैसेज करवाना है। तो उसमें आप चाहे वो स्पिरिचुअल चीज़ कह लो या ये कह लो कि रिस्पेक्ट फॉर लाइफ है, लेकिन ये बनता है कि नहीं कि वैसे मैं जैसे ये मेरी मालूमात की सीमा हो सकती है कि मैंने शायद हिंदुस्तान में अब से पहले ये जेरेंटोलॉजी के बारे में या हॉस्पिस वर्ल्ड या फिर एंड ऑफ लाइफ केयर मैंने पहली बार आपके मुंह से सुना। अब जाहिर है कि इसमें तो आपको इतना अरसा हो गया इसको प्रैक्टिस करते हुए,
ना सिर्फ अपने मरीज़ों के साथ बल्कि उससे पहले उसकी जो थ्योरेटिकल प्रिपरेशन और उसके कॉन्सेप्ट्स को सीखा आपने बाकायदा एक ट्रेनिंग के। अगर कुछ एक प्राइमर की तरह हमको बताइए हमारे सुनने वालों को कि ये जो 3 चीज़ें हैं, जेरेंटोलॉजी, हॉस्पिस वर्ल्ड जो था और एंड ऑफ लाइफ केयर, इसमें एक्चुअली और हिंदुस्तान के बारे में भी बताइए कि क्या आपने इसको इस प्रैक्टिस को हिंदुस्तान में चलन में पाया है कम से कम पिछले 20 वर्षों में, क्योंकि भी ग्लोबलाइजेशन की बात का दौर तो यही है जिसमें शायद दुनिया के चलन को देखते हुए हो सकता है कि भारत के अस्पताल भी ये करने लगे हों, लेकिन वहाँ जहाँ कि हम मतलब एक अमेरिका जैसे विकसित देश की बात कर रहे हैं, या हर मामले में एक तरह की सजगता और सक्षमता है, तो एक प्राइमर की तरह बताइए कि इसमें होता क्या है। इसमें होता ये है कि जब हम मिडिल लाइफ में आए, 50 से ऊपर हुए, और एक हमारा उस निज़ाम में ये है कि आपका एक प्राइमरी केयर फिजिशियन होता है जिसके पास आपको प्रिवेंटिव केयर के लिए भी जाना पड़ता है माने आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस कहती है कि आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन में ये एक ज़रूरी है कि आप एक उम्र में जाके कोलोनोस्कोपी कराएं, कोलोनोस्कोपी यहाँ पे कहेंगे, कोलोनोस्कोपी कराएं ताकि हम कैंसर को डिटेक्ट कर पाएँ जल्दी। इसी तरह से औरतों के लिए मैमोग्राम करवा लें ताकि ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाएँ, या पैप स्मीयर करवाएं। ये प्राइमरी केयर का काम होता है। उसकी एक्सटेंशन ये है कि एक टाइम ऐसा आना चाहिए, जेरेंटोलॉजी ये डिक्टेट करती है कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि मैं आपसे ये बातें भी करना शुरू करूं कि आप अपनी डेथ कैसी चाहते हैं, सीधा सीधा। एक टाइम आएगा ही ना, हम सबका आना है, तो आप ये बताएं उनको, उसको हम एक उस तरह की दुनिया में हर एक चीज़ का एक कागज़ बन जाता है, तो उसको हम एडवांस डायरेक्टिव्स कहते हैं। डिस्कशन अबाउट एडवांस डायरेक्टिव्स। एडवांस में हम डायरेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर को कि अगर ये हो तो क्या करो, ये हो तो क्या करो। अब पुराने ज़माने में और अब भी हिंदुस्तान में भी सारी दुनिया में एक उसका एलिमेंट्री फॉर्म पहले से था, लेकिन वो सवाल महदूद थे सिर्फ इस बात पर कि अगर आपका सांस रुके या आपका दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या आप ये चाहेंगे कि मैं आपको रिससिटेट करूं। सिर्फ इतना पूछते थे, और मरीज़ के चार्ट में डॉक्टर लिख देता था रिससिटेट, और उसके बाद जो दूसरा वाला था उसकी स्टिग्मा देखिए कितना था कि बजाय इसके ये कहने के कि डू नॉट रिससिटेट, हम सिर्फ DNR लिख देते थे कोड। यानी कि मत सांस मुझे वापस मत दो, मुझे मर जाने दो। ये मैंने अपनी एडवांस डायरेक्टिव्स में लिखवा दिया डॉक्टर को। एज मरीज़ मैंने कहा कि अगर मेरी सांस रुके तो उसे न चलने दिया जाए। जी, DNR। अब उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस ये हुए कि आपने तो कह दिया DNR, लेकिन एक्चुअली हुआ ये कि जब सांस रुकी या दिल धड़कना बंद हुआ तो वो अचानक हुआ और इस तरह से हुआ कि मैं उसको रिवर्स कर सकता हूँ, लेकिन आपने DNR लिखवा दिया था, और उस छोटे से कोड की वजह से मैं आपको बचा ही नहीं पाया। तो लोगों ने सवाल खड़े किए कि सिर्फ इसलिए कि मैंने 5 साल पहले कह दिया था DNR, आपने ये नहीं किया। देखिए उस मरीज़ को आपने रिससिटेट किया, इसको मर जाने दिया। ये तो नहीं होना चाहिए। तो फिर एक थोड़ा सा एक्सटेंशन ये हुआ कि अच्छा, अगर आपकी सांस रुक जाए और दिल धड़कना बंद हो जाए और 10-12 दिन ऐसे ही आर्बिट्रेरी, कोई भी टाइम लिमिट रखना नहीं होता है, लेकिन रख दिया क्योंकि पेपर साइन करना,
कि मैं आपको रिवाइव तो कर लूँगा तब, लेकिन 10-12 दिन तक आप जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोमा में हैं। उस वक्त क्या मैं वो मशीन को बंद कर दूं? उसके अपने एथिकल सवाल आ गए। तो ये सब गंद हो रहा था, और इसी में डॉक्टर कवोरकियन और यूथनेशिया और ऐसी चीज़ें आई। यूथनेशिया मीनिंग हेल्पिंग समबडी एंड देयर लाइफ विद ए मेडिसिन, उसको असिस्टेड सुइसाइड भी कह रहे थे। और डॉक्टर कवोरकियन एक थे वो जो ऐसा काम करते थे अपने मरीज़ों के लिए, कंपैशन में करते थे, लेकिन उनके पास और कोई ज़रिया नहीं था उस समय। हम ये कहते हैं, एंड ऑफ लाइफ केयर वाले लोग ये कहते हैं कि यू डोंट नीड डॉक्टर कवोरकियन। तो डॉक्टर कवोरकियन जो थे वो असिस्टेड सुइसाइड के डॉक्टर थे। उसमें अमेरिका में तो स्टेट वाइज लॉज बनते हैं, कुछ स्टेट्स ने ऐसा अलाउ करना शुरू किया कि यूथनेशिया या असिस्टेड सुइसाइड, जो कि यूरोप में पहले से चल रही थी, हॉलैंड में थी, वो अडॉप्ट किया। लेकिन वो भी तरीका सही नहीं था, उसमें एथिकल क्वेश्चंस थे, उसमें फैमिलीज़ की तकलीफ़ें थी। तो धीरे धीरे ये बात समझ में आई, 70s से ये बात समझ में और ज़्यादा आई, और इसलिए ये डिसिप्लिन डेवलप हुआ और 90s में आके इसका फेलोशिप आया कि पहले से अगर कुछ और बातें हों, कि अगर मैं आपको ये, आप अपने 60s में हैं और मेरे पास हैं, पिछले 10 साल से आप आ रहे हैं, हम लोग आप एक दूसरे को जानते हैं। उन सालों में कुछ और भी बातें हुई हैं जिसमें आपने कुछ अपनी इच्छाएं जाहिर कर दी थी बातों बातों में, कि भाई आज कहाँ थे, अच्छा वो मैं गया था, मेरे दोस्त की डेथ हुई, वो ना आईसीयू में बेचारा पिछले 15 दिन से तड़प रहा था। डॉक्टर मैं आपको ये कहूँ, मैं ऐसी डेथ नहीं चाहता। मैंने सुन लिया आपकी बात, मैंने कहीं लिखा नहीं उसको, अपने नोट्स में उस तरह से नहीं लिखा DNR, मैंने लिखा कि ये आदमी का ये नज़रिया है। फिर एक वक्त आया, मैंने कहा देखिए आपको ये जो डायबिटीज़ है और हार्ट डिजीज़, आपके 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं, अब अगला जो होगा, मतलब बाईपास हो चुका है, एंजियोप्लास्टीज वगैरह सब हो चुकी है, अब अगला जब होगा तो उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं, या आपको ये कैंसर है, इसने कभी ना कभी आपको लेना है। आप ये बताओ कि कहाँ पैदा हुए थे, यहाँ से बात शुरू करूँ मैं और ये कहूँ कि कहाँ स्कूल गए थे, कैसे नंबर आते थे, जब आप एक बार आपको फर्स्ट आए थे तो कैसा लगा था, आप नौकरी ढूंढने निकले थे, नौकरी नहीं मिली तो कैसा लगा था, आपका शादी हुई, डिवोर्स हो गया, उसमें कैसा महसूस, सब बातों बातों में ये सब बातें, यानी कि एक इंसान का मेकअप, उसकी रिस्पॉन्सेस टू अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स इन देयर लाइफ एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैम। और फिर हम आते हैं वापस हेल्थ पर, और फिर कहते हैं कि देखिए अब ये जो कैंसर है या ये जो डायबिटीज़ से इन्फेक्शन हो गई है आपको, ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, रिवर्सिबल नहीं है, ये धीरे धीरे ख़राबी होगी चीज़। तो अब ये बताइए कि पिछले 3 महीने में आप 4 बारी एंटीबायोटिक पे चले जा चुके हैं, और हर बारी कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको ये भी होता है, वो भी होता है। अगर इस सिचुएशन में आपका हार्ट स्टॉप हो जाए इस बैकग्राउंड के साथ, या फिर सांस रुक जाए, तो हमारे पास ऑप्शंस होंगी। एक ऑप्शन ये होगी कि हम आपको इंट्यूबेट करें और वेंटिलेटर पर डालें और एंटीबायोटिक्स दें, और जैसे रेगुलर हम डॉक्टरी करते हैं वो सारे जो हैं वो तरीके अपनाएं। उसमें कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं और कुछ नुकसान भी हैं,
नुकसान ये है कि आपके पास कोई रहेगा नहीं वगैरह वगैरह, आपको मालूम ही है। तो आप ये बताएं, एंटीबायोटिक करना चाहेंगे? अच्छा आपको ये बताऊं, हाइड्रेशन एक चीज़ होती है जो पानी लगा देते थे डॉक्टर, वो करना चाहेंगे? वो अगर करना चाहेंगे तो ये भी करना पड़ेगा। कोहेरेंट होना चाहिए मामला, ये नहीं कि ये करेंगे वो नहीं करेंगे। आप मुंह से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, मैं एक ट्यूब डाल के आपको न्यूट्रिशन भी दे सकता हूँ, आईवी से भी न्यूट्रिशन दे सकता हूँ। कई तरीके हैं मेरे पास वो सब करने के जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में हैं, लेकिन उनका एक बेनिफिट है और एक बर्डन है। बर्डन ये है कि समटाइम्स इट कैन प्रोलॉन्ग द मिजरी ऑफ योर लाइफ। सो ओवरऑल लेट्स जस्ट टॉक अबाउट क्या नज़रिया है आपका इस बारे में। और कुछ लिखने की बात नहीं है इसमें, बात यह है कि हम दोनों आपस में समझें कि इंट्यूबेशन करनी है, फीडिंग ट्यूब डालनी है, फोली कैथेटर आपको यूरिनेशन के लिए करना है, वेंटिलेशन करना है, या ये सब चीज़ें जो हैं ये कर लो वो ना करो। अगर कोहेरेंस है उसमें तो हम आपस में एक दूसरे को क्लैरिफाई हो जाएं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मैं रहूं ना आपके साथ। तो ये जो चीज़ है ना जेरेंटोलॉजी में, ये स्पेसिफ़िक टू जेरेंटोलॉजी है। जो पुराने ज़माने में होता था कि एक डॉक्टर के पास गए उसी के साथ रहे, ये वापस लाता है उस तरह की रिलेशनशिप। और उसमें डॉक्टर के लिए भी और मरीज़ के लिए भी बहुत बहुत एडवांटेज है, एक आदमी दूसरे आदमी को समझता है इसमें। लेकिन ये बताइए, ये वाला जो कंसर्न था कि आपकी ज़िंदगी का लगभग आपके हेल्थ इंश्योरेंस डॉलर्स जो 90% आपके इन आखिरी 10 वर्षों आखिरी के बरसों में खर्च हो रहे हैं इन कंपैरिजन टू द अर्लियर, तो उसका क्या हुआ? तो मतलब अगर इसको ये रिप्लेस कर दिया इसने हॉस्पिस या एंड ऑफ लाइफ केयर, उनका भी फ़ायदा ज़रूर हुआ। नहीं तो उससे हेल्थ केयर डॉलर्स को भी डेफिनेटली एडवांटेज है इसमें, क्योंकि जो आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, जो ट्रेडिशनल इंटेंसिव केयर यूनिट विद वेंटिलेटर्स एंड विद प्रोसीजर्स, कभी आर्टिफिशियल हार्ट प्रोसीजर कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट तक की बातें चल रही हैं, उसमें तो अंतहीन खर्चा है उसको, क्योंकि अहमियत दी गई है। हॉस्पिस केयर में वो खर्चा है नहीं, वो तो डॉक्टर का काम है बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन के, लेकिन वो डॉक्टर का इंटेंसिव काम है। डॉक्टर को तो जितना हम देते हैं उतना ही देंगे ना, उसको 24 घंटे का भी देते तो वो तो एक फ्रैक्शन होगा वो मशीन के 1 घंटे चलने का। तो इसलिए उनका भी फ़ायदा है, वो भी खुश हैं, जो बाज़ारी ताकतें हैं वो भी खुश हैं, क्योंकि उनके पास और है ना काम करने के लिए, वो अडल्ट मेडिसिन में ये सब कर लेंगे, तो वो भी खुश, मरीज़ भी खुश, डॉक्टर। तो इसलिए वो भी चीज़ जल कर जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि जैसे मैं कह रहा हूँ आइडियली ऐसे सब जगह हो जाता है। अब आपने हिंदुस्तान की बात करी, तो हिंदुस्तान में तो पुराने ज़माने में हम अपने बुज़ुर्गों की केयर हम अपने घर में करते ही थे, लेकिन ये था कि वो हम मतलब कुछ लोग हम में से अमूमन औरतें घर में ही होती थी। दादी जो है चारपाई पर बरामदे में हैं, उनको साफ़ भी कर लेते हैं हम, और उनको खुराक भी दे देते हैं, और बच्चे भी उनके पास, ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाते हैं, उनका आराम से निकल जाती हैं। वो नहीं रहा, अब सब काम कर रहे हैं, घर में कोई होता नहीं है, दादी को कैसे संभालें? तो अब दादी को कैसे संभालेगा, एक ही जवाब अभी तक हिंदुस्तान में मिला है, वो ये है कि रिलायंस ने ओल्ड फोक्स होम्स बना दिए हैं, जहाँ पर अगर आप अमीर हैं तो आप अपनी दादी को वहाँ छोड़ दें, और वहाँ पर नर्सें ही होंगी मेनली। मैंने देखे हैं ऐसे, माथेरान में देख के आया हूँ, जहाँ डॉक्टर कभी कभी आएगा, महीने में 1 बार आएगा,
लेकिन आम तौर पर तो वो एक होटल सा है जिसमें खाना ठीक ठाक मिल जाएगा। एक कैंटीन सी है जहाँ पर सारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होते हैं, शाम को खाना खा लेते हैं, फिर वापस अपने अपने कमरे में अकेले। तो वो तो कोई उसका आंसर नहीं है। मैंने कोशिश भी की उन दिनों, आज से 10-15 साल पहले मैंने ऑल इंस्टीट्यूट में भी बात की और NGOs वगैरह से बात की, लेकिन उस तरफ कोई मुझे ट्रैक्शन नज़र नहीं आई कि इस मामले में कोई जो फाइनेंशियल पावर्स हैं उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है, इसलिए वो काम नहीं होगा यहाँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वो जॉइंट फैमिली वाली बात भी नहीं रही, तो वो बेचारा सीनियर तो फंस गया ना बीच में। उसकी ज़िंदगी की जो डिग्निटी है वो नहीं रही। मतलब कहने का मतलब ये है कि फ़िलहाल आज, जबकि हम 2 अगस्त 2023 को साउथ दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में, जहाँ बहुत सारा शोर और पुल है, उसके बीच जब हम बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिस केयर हिंदुस्तान में कोई एक चलन की चीज़ नहीं है। मेरे अपने क्लास में डॉक्टर खुद, जब अंकल की डेथ हो रही थी, हम लोग दोनों बैठे हुए थे साथ में, वो खुद नहीं डिसाइड कर पाया कि मैं एंटीबायोटिक ना करूं। अंकल तो बहुत देर से डिमांड कर रहे थे मुझे जाने की, लेकिन वो खुद लगा रहा। मैं भी उसको इसमें बदल नहीं पाया उसका दिमाग, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये कर लेंगे, शायद वो कर लेंगे। वो जो चीज़ है ना, जो शायद ये शायद वो, मिरेकल्स भी होते हैं। अब अगर डॉक्टर के दिमाग में भी ऐसा आ रहा है, क्योंकि उसकी वो ट्रेनिंग नहीं है, वो तो एक चेस्ट फिजिशियन है जिसने लोगों को वेंटिलेटर पे डालना ही, रोज़ डालना होता है उसने, वो तो निकालता है वेंटिलेटर से लोगों को, इलाज ही उसका ये है। उसके अपने पिताजी को जब होता है तो वो एक बेटा है जिसके गिल्ट भी हैं, जिसके और भी कुछ मसले हैं रिलेशनशिप के, जिसकी वजह से वो जाने नहीं देना चाहता। वो सेल्फिश चीज़ हो जाती है कि अपने लिए आपने उनकी मिजरी को बढ़ाया। तो ये ट्रेनिंग की बात भी है डॉक्टरों की, और उससे भी ज़्यादा मुआशरे की एजुकेशन कि भाई इसमें जो आप बुज़ुर्ग की इज़्ज़त और बुज़ुर्ग की डिग्निटी, बार बार कहता हूँ कि वो हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं आप, वो देना चाहिए। उनकी वजह से तुम हो, इस अभी नहीं वो पैसे ला रहे घर में, इसका मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने सारी ज़िंदगी किया उसको हम एक तरफ रख दें और उनको एक बॉडी की तरह ट्रीट करना शुरू करें। उनकी एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है, उनकी एक साइकोलॉजिकल एग्जिस्टेंस है, एक सोशल एग्जिस्टेंस, सिर्फ फिज़िकल नहीं है, फिज़िकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, 4 चीज़ें हैं एक ज़िंदगी की। बाकी चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये मानकर चलें डॉक्टर गोरी हम कि जिस तरह बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में आने के बाद भारत तक पहुंचते पहुंचते पहले तो 50-60 साल लग जाया करते थे, अब कथित रूप से दुनिया ग्लोबलाइज्ड है और वगैरह वगैरह, तो भी शायद टेलीविज़न से मोह भंग हुए अमेरिका को बहुत साल हो गए, हम लोग अभी भी उसके बीच में हैं। उसी तरह से तमाम ऐसी चीज़ें जो मतलब ये जो पूरा कंज्यूमर कल्चर है हम लोगों के यहाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि 30-40 साल लगेंगे अभी कि जब लोग यहाँ पर भी इस बात की एडवोकेसी शुरू करेंगे और जो बड़े बड़े अस्पताल और केयर गिविंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने यहाँ हॉस्पिस केयर को कोई मतलब जब वो इस बात का हवाला देते हुए कि देखो भाई अमेरिका में तो ऐसा होता है। क्या लगता है? जब उन्हें पैसा नज़र आएगा इसमें तो इसमें कूदेंगे। इसलिए मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग फैक्ट ये लगता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग इस समय 75 से ऊपर हैं वो इसका बेनिफिट नहीं पा पाएंगे। जो अब रिटायर हो रहे हैं 60s वाले, उनके लिए उम्मीद ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को अच्छी तरह से मरते हुए देखा नहीं, और उससे शायद वो उनको
अपने लिए ख्याल रहे। सिर्फ उसमें एक बात रह जाती है, जिस तरह से मैं अपने पिताजी की डेथ के आसपास जो भी मैंने किया वो मेरे बच्चे देख रहे थे। जब मेरी बारी आएगी वहाँ पर वो मेरी जगह होंगे। क्या वो जो मैंने उससे सीखा गलतियाँ करते हुए, मेरी गलतियों से क्या वो सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। अगर मैं उन्हें समझाऊं नहीं कि भाई वो मेरी गलती थी, तुम मेरे लिए ऐसा मत करो। हालांकि वो बिल्कुल सेल्फिश सी एक बात रहेगी, लेकिन होप करते हैं कि हमारे जो 30 समथिंग हैं बच्चे, वो शायद हमारा ख्याल रखें। तो अगली जनरेशन के लिए उम्मीद है, और ये भी इसलिए भी कि जो बेबी बूमर जनरेशन जिसको कहते हैं, जो अपने 60s में हैं अब, वो लोग समझ चुके हैं कि उस तरह की डेथ जो है वो इंसानी एग्ज़िट नहीं है। और वो चाहते हैं, कई लोग अब इस बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने डॉक्टर्स के साथ कि भाई मुझे ऐसा नहीं है चाहिए। अब कितना उसको प्रैक्टिकली हम इंस्टीट्यूट कर पाएंगे, एम्प्लॉय कर पाएंगे, जब हम लोग जो 60s में हैं वो 80s में अगर वहाँ तक पहुँचे, पहली बात तो ये है। पर जब भी हमने निकलना है उस वक्त सिस्टम हमारी हेल्प करेगा, उसकी उम्मीद तो है। वो आज से 20 साल 30 साल बाद कि उनको पैसा नज़र आएगा हमारा ही, तो वो कर लेंगे हमारा काम। और यहाँ पर जो ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट में अब नया विंग शुरू हुआ है जेरियाट्रिक्स का, जैसे मेरे साथ हुआ, मैंने जेरियाट्रिक्स शुरू की, मैंने सीनियर्स को मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की। मैंने देखा उनमें से लोग कुछ मरते भी हैं, उनकी मरने का प्रोसेस का क्या कर रहा हूँ मैं, इसी तरह से इनको भी नज़र आएगा। और वो आगे ये शुरू किया है जी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में एक नया विंग शुरू हुआ है। अब इसको 3 साल हो गए हैं शायद, और प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का। सबसे पहले यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इनोवेटिव चीज़ें होती हैं। मैंने खुद वहाँ से तरबियत पाई है और देखा है। मतलब वो ज़माना था जब डिलीवरीज़ जो हैं उनमें एपिड्यूरल जो एनाल्जेसिया आप देते हैं ताकि वो लेबर पेन्स कम हो जाए, वो नहीं होता था। वहाँ से शुरू किया हमने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही शुरू हुआ। तो ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं। पता तो है, हमारी तरफ के लोगों को पता है कि ये एक प्रॉब्लम है और हमें करना चाहिए, लेकिन उसमें सिस्टम अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसमें क्या कोई ऐसी भी वजह हो सकती है अपार्ट फ्रॉम इसके कि इस धंधे में जो मुनाफाखोर एजेंसियां और प्रवृत्तियां हैं उनको इसमें कोई अभी लालच फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इससे अलग जो हम लोगों के यहाँ के जो ट्रेडिशनल बिलीव्स हैं, ख़ास तौर पर जन्म और मृत्यु और पुनर्जन्म और ये जो आस्थाओं की एक दुनिया है, जिसमें हम तो वर्षों से ये सुनते आए कि भाई जो काशी में मरेगा उसको सीधे स्वर्ग मिलेगा। इसलिए काशी में बनारस के घाटों के किनारे बड़े पैमाने पर वो व्यवसाय फलता फूलता है, जिसमें खाते पीते लोग अपने दादा दादी माता पिता को वहाँ छोड़ आते हैं मरने के लिए, और कोई गिल्ट भी उनको नहीं होता क्योंकि वहाँ से मरने से तो सीधे बैकुंठ पहुँचने का मुद्दा एक होता है। तो वहाँ पर ये जो जिसे अमेरिका में आप उसे एक सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह की बातें करते हैं, यानी इंसान को उसकी मौजूदा दुनियावी ज़िंदगी में वो रिस्पेक्ट, उससे बजाय वो तो पितृपक्ष में उसको वो पिंड दान कर दिया जाएगा, उससे तो उसकी आत्मा मुक्त हो ही जानी है। अभी फ़िलहाल कुछ हो चाहे ना हो, वो सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह तो एक शरीर की होती है, मन की और आत्मा की ही असली मुक्ति की आकांक्षा है, जो कि पारंपरिक विश्वासों के तहत होती ही जा रही है। इसलिए शायद हॉस्पिस केयर इसलिए भी पिछड़ रहा होगा। जी बिल्कुल। ये मानना कि ये जो कष्ट हम देख रहे हैं अपने दादा के दादी के जिस्म का, ये उनके कर्म हैं,
जो उसका मुआवजा यहीं पर कर लें तब वैकुंठ का चांस ज़्यादा है। लेकिन वो सोच जो है वो आज के 30 समथिंग में नहीं है। वो जो कॉरपोरेट काम कर रहा है और उसको लाखों मिल रहे हैं, हालांकि वो दिन रात ट्रैवल कर रहा है और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ कोई इतनी खास सेटिस्फाइंग नहीं है। उसके यहाँ ये इनब्रेड या इनहेरेंट डीप विश्वास अब नहीं रहा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो तो बॉटम लाइन ओरिएंटेड बंदा है और वो जो मुनाफाखोर है वो भी बॉटम लाइन ओरिएंटेड है। तो मेरी तरफ से तो उस प्रवृत्ति को ही स्टिमुलेट करने का काम है। अब पहले मैं इससे झगड़ रहा था इस बात से, ये जो हमारा ट्रेडिशनल मामला था उसमें मैं यही कह रहा था कि आपका दायित्व क्या रहा उसमें। ठीक है, उनका जो हुआ वो आपके हिसाब से उनको कष्ट सहना था, लेकिन किसी को कष्ट में देखते हुए उसको छोड़ देना, उसमें आपके कर्म का क्या हुआ भाई? तो उससे मैं झगड़ रहा था, लेकिन वो नहीं, वो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा इस जनरेशन के जाने के बाद। इसीलिए मैं कहता हूँ 20, 25, 30। अच्छा, आपने बीच में कहा कि मौलाना आज़ाद कॉलेज में पढ़ते हुए थिएटर वगैरह भी किया, उस पर थोड़ा लौटेंगे और लौट कर फिर वापस एक बार आएंगे आपके हॉस्पिस केयर के अनुभवों पर, और बीच में इसी शायद थिएटर और कल्चर की जो दुनिया में आपकी खिड़की खुली, वही शायद आपको अभी RMIM और इस तरह के संगीत और फिल्मों में शायद अभी भी रमने का मौका देती है। लेकिन मौलाना आज़ाद में बताइए कैसे थिएटर में क्या कर रहे थे? 3rd ईयर था मेडिकल कॉलेज का, और मंडी हाउस जो थिएटर डिस्ट्रिक्ट है हमारे शहर की, वो पैदल का रास्ता था। हम लोग शायद जू स्टोरी करके एडवर्ड एल्बी का प्ले था, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया था। अलकाजी साहब ने, ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह कर रहे थे, 2 एक्टर्स का प्ले है। वो हमने पहले पढ़ा हुआ था। पढ़ा क्यों हुआ था? क्योंकि हमारी थी कोई रुचि नाटकों में। वो स्कूल में थोड़ा बहुत नाटक किए। बिशप्स कैंडलस्टिक करके एक नाटक था, उसका पंजाबी में अनुवाद हमारे एक टीचर ने किया था, उसमें मैंने रोल किया था, ज्ञानी जी की कड़ी करके। तो वो बैकग्राउंड से इधर थोड़ा सा रुचि हुई, तो फिर हम इधर जाना शुरू किए। तो कुछ नाटक ऐसे थे जो बहुत ही प्रभावित किए। अलकाजी साहब की डायरेक्शन तो वैसे भी सिर पे चढ़ जाती है। तो वो जब इतना इम्प्रेस हुए, तो मेरा हमेशा से किसी चीज़ में रुचि ले लेना शुरू से ही ये रहा है कि जहाँ रुचि हो गई वहाँ घुस जाओ, इतना घुसो कि सब समझ में आ जाए। तो मैंने जब नाटक देखने शुरू किए तो जल्दी ही मेरे साथ ये हुआ कि मैं एक नाटक के कई शोज देखने लगा, और उसका स्क्रिप्ट पढ़ना या जो किसी नावल के साथ है उसको पढ़ना, और फिर समझना ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे किया, कैसे किया, वो लाइट्स कैसे हुई, ये सेट्स कैसे बने, ये डायलॉग क्यों हैं, और डायलॉग्स रट गए बार बार सुनते हुए। तो ये करता रहा मैं। और एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं वहाँ पर एक ही जगह पर बैठकर 5x7 कार्ड्स के ऊपर, वो लाइब्रेरी कैटलॉग कार्ड्स जो होते थे उनके ऊपर मैं अपने नोट्स लिख रहा हूँ रोज़ ही। तो इन लोगों को भी लगा कि ये कौन, ये कोई जर्नलिस्ट है, क्या है ये, क्या बंदा है, ये कोई PhD कर रहा है। तो बहुत अरसे बाद, मतलब बेगम का तकिया, मुख्यमंत्री, संध्या छाया, आधे अधूरे, इस तरह के नाटक थे
जो मैंने देखे हैं, बीबियों का मदरसा, वो ज़माना। मनोहर सिंह थे, सुरेखा सीकरी थी, उत्तरा बावकर थी, अनीता कंवर थी, मधुमालती थी, पंकज कपूर थे, ये लोग थे, जोगलेकर साहब थे, राजेश विवेक थे। इन लोगों के ज़माने की बात करता हूँ। तो संध्या छाया के बाद, क्योंकि वो स्टूडियो थिएटर में हो रहा था और 20 लोग बैठे होते थे, उसी में एक आदमी रोज़ बैठा हो तो और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। तो उत्तरा जी ने मुझे बुलवाया पीछे कि भाई तुम आके इधर, मतलब वो एक जो फ्रंट वाले सरदार जी हुआ करते थे जिनसे मैं सारी अपनी टिकटें खरीदता था, उन्हीं को भेजा कि इसको बुलाओ यार ये क्या है बंदा। तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस तो था ही, ये मेरे लिए तो बहुत सेलिब्रिटीज़ थी मेरे लिए, तो घबराया हुआ सा मैं पीछे गया। और वहीं उसी स्टेज पर नाटक के बाद जब सारी जनता चली गई थी तो हम लोग बैठ गए और उन्होंने कहा कि ये जो तुमने लिखा है ना सब, ये ज़रा समझाओ कि ये क्या लिखा, मैं पढ़ो ज़रा कुछ। तो मैंने कुछ चीज़ें तो पढ़ी, फिर इतने सारे थे कि मैं सारे थोड़ी पढ़ सकता था। मैंने ये बताया कि मैंने ये पढ़ा था, इसलिए मैं देख रहा था और मैं सीख रहा हूँ कि कैसे करते हैं आप लोग ये सब। तो उसमें मेरे मन में कुछ सवाल थे जो मैंने, उसमें ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने लिखी हुई हैं। फिर मैंने कुछ उनमें से लिस्ट की उनके लिए। घंटा 1.5 घंटा की बात थी, कुछ बातें उन्होंने सुनी आराम से और फिर अंत में उन्होंने यही कहा कि देखो ऐसा है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हो, जिस डिसिप्लिन को आप सीख रहे हो, मेडिसिन को, उसमें आपके सीखने का तरीका ही यही होगा कि चीज़ों को एनालाइज करके और उनको लिस्ट कर दो और उनकी फैक्टर्स बना दो और डायग्राम बनाओ और फ्लो डायग्राम बन गया कि इसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह। ये आपके सोचने का तरीका बहुत अच्छा है और इससे बहुत सारी चीज़ें नई उभर के आती हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो आपको हर एक प्ले में देख रहे हैं, काफ़ी देर से देख रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम आपकी तरह से नाटक को देखते, समझते, तो फिर हम सिर्फ नाटक थोड़ी कर रहे होते फिर हम कुछ और भी करते। नाटक तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरली हो जाती हैं और कुछ ट्रेनिंग की बात है, कुछ टैलेंट की बात है, कुछ इनबिल्ट बातें हैं जिनको हम खुद नहीं समझते, दर्शक समझता है। तो आप दर्शक की हैसियत से जिस तरह से आपने देखा, वो बहुत अच्छी बात लगी हमें और मज़ा आया आपसे बात करके। उसके बाद मेरी थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं ठंडा हो गया, दोस्ती हुई। सुरेखा जी मेरी शादी में मेरी अपनी माँ नहीं थी, तो सुरेखा जी को बुलाया हुआ था, वो बैठी हुई थी सामने और हमारी बंगाली शादी थी, वो टोपर पहना हुआ और ये सब। और उसमें वो पंडित जी कह रहे थे कि वो लड़की को दिखाना है कि उधर वो ध्रुव तारा है ना, जो वो मैं हूँगा तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा कि माँ को बुलाओ, तो सुरेखा जी ने खुद ही कह दिया मैं आ जाती हूँ तो सुरेखा जी मेरी माँ का रोल कर रही थी उसमें उसके बाद मतलब इस तरह की दोस्तियाँ बनी और रिश्ते बने और बहुत सीखा इन लोगों से और बहुत ही डीप इम्प्रेशन इन्होंने किया है। ये तो थिएटर की बात हुई। उसके बाद म्यूज़िक की बात यह है कि बचपन से, जैसे अमूमन मेरे जैसे लोग कहते हैं कि बचपन से हिंदी फिल्मी गाने सुन रहे थे, रेडियो सिलोन सुनते थे और घर में बजती थी ये सब चीज़ें। और फिर बाद में विविध भारती भी आ गया वापस,
तो वहाँ भी हमने देखा सुना ये सब चीज़ों को, और हमारा तो रिश्ता ही सुनी हुई चीज़ों से ज़्यादा था, देखी हुई चीज़ें नहीं थी। फिल्में जितनी देख पाए देखी, लेकिन हमारा रिश्ता जो है वो म्यूज़िक के साथ, मेरा तो ख़ास तौर पर उसी के साथ था, और उसमें मेरा एप्टीट्यूड मेलोडी और लिरिक्स दोनों की तरफ रहा। वो हमारे पिताजी का भी उसमें रोल है कि वो समझा दिया करते थे, देखो ये गुलजार का गाना है, देखो ये कैसे आँखों को वो कह रहे हैं कि वो सोचती हैं या देखती नहीं, सिर्फ सूंघती भी हैं, और कान जो हैं वो देख रहे हैं, या जो भी मतलब वो जो उनका सिनेस्थीसिया वाला मामला है वो उन्होंने अपनी ज़ुबान में समझाया। हमने और भी उसमें डीपली डेल्व किया। और फिर जब अमेरिका गए तो कुछ यहीं के गए हुए स्टूडेंट्स जो मास्टर्स पीएचडी के लिए आए थे, केमिकल इंजीनियरिंग वगैरह करने के लिए, वो अपने देश से दूर बैठे हुए, वेब से पहले की दुनिया, मतलब इंटरनेट वेबसाइट्स और सोशल मीडिया वगैरह दूर दूर का किस्सा था। एक यूज़नेट ग्रुप हुआ करते थे जो बनाए जाते थे रेफरेंडम करके, एक अप्लाई किया जाता था कि एक हम ग्रुप बनाना चाहते हैं और हमारे पास इतने लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं और ये हमारी वोटिंग है और इसलिए हम ये बनाना चाहते हैं। तो उसमें एक ग्रुप बनाया हमने, rec.music.indian.miscellaneous और MISC MISC, तो उसको शॉर्ट में RMIM कहते हैं। 92 में शुरू किया था और मैं अकेला ऐसा बंदा था जो स्टूडेंट नहीं था उस समय, लेकिन मुझे ये स्टूडेंट्स को ही मिलता था ये अकाउंट उसका, उस तरह की इंटरनेट का। मैंने चुराया, एक स्टूडेंट ने मुझे दिया और मैं भी लग गया। वो उन दिनों की बात है जब मोनोक्रोम मॉनिटर्स हुआ करते थे और जो टेक्स्ट है वो मतलब एक एक वर्ड करके स्क्रॉल करता था स्क्रीन के ऊपर। तो उन दिनों हमने शुरू किया ये बात, और बात ये थी कि हम ये आपस में अपने अपने रुझान की बातें शेयर कर रहे थे कि मुझे साहिर पसंद है, तुम्हें गुलजार पसंद है, उनको शैलेंद्र पसंद है, और क्यों है। और फिर जैसे अब होता है वैसे भी, लेकिन वो दूसरा फ्लेवर था। हमारे खेमे बने हुए थे और हमारे मार्के होते थे कि साहिर और गुलजार, या फिर शैलेंद्र और गुलजार, या फिर शैलेंद्र और हसरत, कि वो दोनों में से अब ये बताओ ये वाली शंकर जयकिशन की पिक्चर में कौन सा गाना किसने लिखा था, ये बता सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि हसरत ने लिखा, ये एक्चुअली शैलेंद्र ने लिखा, वगैरह वगैरह। तो फिर मतलब नौशाद, बाकी लोग, मदन मोहन भी, और इस तरह के जो फिर हम धीरे धीरे ग्रो किए, अनिल विश्वास की तरफ गए, भीष्म पितामह की तरफ, और फिर और पीछे गए और गुलाम हैदर की बातें हुई, और फिर और सीखा और सीखा और सीखा, एक दूसरे से ही सीखते सीखते 30 साल हो गए अब तो। और एक ज़माना ऐसा भी आया कि ये लोग ग्रेजुएट कर गए, वापस भी आए कुछ कई लोग उनमें से, तो फिर हमने हिंदुस्तान में भी रहते हुए लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया, और फिर बीच में हमने फ़िज़िकली मिलना शुरू किया, जिनको हमने RMIM मीट्स कहा। वो कुदरतन या मेरी खुशबख्ती कहिए कि मेरे पास एक ऐसी मेरे घर में जगह थी जहाँ पर 30-40 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो उनमें से कई मीट्स मेरे घर में हुई, कुछ मीट्स सैन होजे में हुआ करती थी, कुछ मीट्स न्यू जर्सी में हुआ करती थी। वो भी एक अपने आप में मार्के बनते थे, क्योंकि हर मीट के लिए हम एक कमेमोरेटिव बनाते थे, किसी एक म्यूज़िक डायरेक्टर या एक सिंगर को लेके उनके सारे रेयर गाने चुन के वो बनाए। हमने उसमें और ऐड किया कि हम उसमें कमेंट्री भी डालते थे कि ये हुआ और यहाँ से ये आए थे, वो सरदार जी गए थे वहाँ कोलकाता, उन्होंने तबला बजाते हुए अनिल विश्वास को देखा और वहाँ से उठा लाए। वो तो एक बिजनेसमैन थे, लेकिन हमारे लिए फ़ायदा हो गया कि वो बॉम्बे टॉकीज़ में आ गए वगैरह। तो इस तरह की बातें और कमेमोरेटिव्स, और फिर क्विज़ेस, एक दूसरे से इस तरह से कहना कि अच्छा मैं तुम्हें 2 शब्द दूंगा,
और तुम्हें बताना है गाना क्या है। 2 शब्द दूंगा, अंतरे में से 2 शब्द निकाल के एक मिसरे के वो दूंगा, और लोग इतने धुरंधर कि उसको फटाफट पहचान रहे हैं। और या फिर कोई मेलोडी या प्री इंटरल्यूड गाने का उसके कुछ नोट्स बजा दूं और तुम समझ जाओगे। या फिर मैं एक काम करता था वीडियो क्विज़ की, मैं 3 मिनट में 15 गाने या 17 गाने के क्लिप्स डाल रहा हूँ। वीडियो है लेकिन वीडियो के साथ ऑडियो मैचिंग नहीं है। अब तुम मुझे वीडियो की लिस्ट भी बनाओ, ऑडियो की लिस्ट भी बनाओ, हर एक के 6-6 सेकेंड हैं या 5-5 सेकेंड है, या किसी के 20 आ गए, किसी के 3 ही हैं। ये भी सब कर रहे थे। मतलब इतने ज़्यादा घुसे हुए थे हम लोग कि हमारे लिए सेकंड नेचर हो गया ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक। अभी भी चल रहा है, हम लोग फेसबुक पर हैं, व्हाट्सएप पर हैं, मीट्स भी होती हैं, और बेंगलुरु में हो चुकी है, चेन्नई में हो चुकी है, ओटावा में हो चुकी है, कनाडा में, डेनवर, सैन होजे, सब जगह हो चुका है अब तो। और हमें अभी भी उतना ही मज़ा आता है, वही पुरानी लड़ाइयाँ लड़ते। किशोर वालों को हम कहेंगे के क्लैनर्स, के है ना, और रफ़ी वालों को हम कहेंगे ये रफ़ियंस हैं, रफ़ियंस इस तरह से हम मजाक में एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। अब पीछे एक डिस्कशन हो रहा था कि एक गाना किसी कोई लेके आया, उसमें एक वर्ड था क्या, एक मेल साउंड था, बाकी वो फीमेल गाना था। ये क्या किसने कहा, ये बताओ। ओ कोई आया बीच में आया कि वो हाँ BN वाली बैठे हुए थे ना, उन्होंने बोला था अब उसकी भी बात नहीं मान रहे, ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिला तुम्हें। मतलब झगड़े इस बात पे, छोटी छोटी बातों पे मज़े लेने के लिए बहुत। ये है RMIM और ये हमारा म्यूज़िक का। उसके अलावा मतलब मेरी ज़िंदगी में क्लासिकल म्यूज़िक भी और नॉन फिल्म म्यूज़िक भी रहा और वेस्टर्न म्यूज़िक भी रहा, क्योंकि जहाँ हम जिस वक्त हम अपने टीन एज में थे उस समय पिंक फ्लॉयड, जेथरो टल, डोर्स, मूडी ब्लूज़ वगैरह भी सुने और सीखे और मज़े किए, वो भी साथ में हैं अब। और पूरी दुनिया है एक म्यूज़िक की, वो अच्छी रहती है क्योंकि म्यूज़िक है, म्यूज़िक एक लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। वो जो मुझे सिखाती है अपने प्रोफेशन में, वो भी एक चीज़ है कि वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी थॉट्स, ऐसे ख़याल, ऐसे फ़लसफ़े सुनने के हिसाब से मेरे बनते हैं। उन्होंने बनाए हों या ना बनाए हों, गाना गाने वाले ने, लेकिन मेरे बने हुए हैं। तो वो मैं कभी कभी कोट करता हूँ अपने मरीज़ों के साथ, इज़ इट लाइफ स्ट्रेंज, अ टर्न ऑफ द पेज। ऐसी बातें मैं अपने आप निकल जाती हैं मुँह से। ये जो 1992 से यूज़नेट वाला जो सिलसिला शुरू हुआ, अब तो खैर टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा पाँव फैला लिए और आप कह ही रहे हैं कि अलग अलग सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच में ये जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें कुछ तो बड़े अभी भी कंसिस्टेंट बने होंगे जी। उनकी रीजनल बिलोंगिंग्स क्या हैं, हमको बताइए। और ये बताइए कि इसमें जाहिर है कि बहुत सारे लोग अपने समय पूरा होने के बाद इस दुनिया से विदा भी हो गए और कई नए नौजवान भी उसमें जुड़ गए। तो इस तरह का ये जो इसका एक चलता हुआ कारवां है, उसमें थोड़ा डिफरेंट जो प्रोफाइल हैं लोगों के, उसके बारे में बताइए। क्योंकि हिंदी फिल्म म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो प्रिडोमिनेटली समझा जाता है कि वो हिंदी स्पीकिंग लोग ही उसको अप्रिशिएट करते होंगे, क्योंकि कम से कम साउथ इंडियन फिल्म म्यूज़िक को नॉर्थ इंडियन लोग नहीं अप्रिशिएट करते, जहाँ तक मेरी समझ। तो वो भी हमने देखा इस मिथ को डिबंक होते हुए RMIM में। हमारे पास चेन्नई के लोग, तेलुगु स्पीकिंग, कन्नड़ स्पीकिंग, तमिल स्पीकिंग लोग जो हैं वो हमारे फाउंडिंग में हमारे साथ रहे और हैं, और उनकी वजह से जो हमारा एक्सपोजर लैंग्वेजेस का, म्यूज़िक की लैंग्वेजेस का, एथनिक मतलब जो हमारे रीजनल लैंग्वेजेस का म्यूज़िक, और फिर पंजाबी लोग तो सब जगह हैं ही मेरे जैसे,
तो हम लोग तो अपनी तरफ से और भी चढ़ के आते हैं ना कि अरे यार हुस्नलाल भगत राम से शुरू हुई है बात, गुलाम हैदर से शुरू हुई है, पंजाबियों ने शुरू किया है बॉम्बे की म्यूज़िक, और फिर वो बंगाली हैं बैठे हुए, और फिर मराठी लोग हैं प्रभात वाले, और न्यू थिएटर वाले बंगाली, और फिर AVM वाले पीछे, और फिर हर एक का अपना अपना जो सरमाया है, जो उनकी लेगेसी है, वो सामने लाते हैं दिखाने के लिए दूसरों को। लेकिन ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक एक बाइंडिंग फोर्स है सब में, कि जो आदमी MS सुब्बलक्ष्मी को सुनते हुए ही बड़ा हुआ है, उसने भी वहाँ त्रिवेंद्रम में बैठे हुए विविध भारती और श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तो सुना ही। वो इसलिए सुना कि उनके पिताजी सुनते थे या उनकी माताजी सुनते थे। तो वो जो हमने देखा कि ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक का इतना परवेसिव इन्फ्लुएंस, वो हमने ज़रूर देखा। सिर्फ यहाँ नहीं, ग्रीस में लोग बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में लोग बैठे हुए हैं, जर्मनी में लोग बैठे हुए हैं, जो कीनिया के लोग हैं जो कभी हिंदुस्तान में थे ही नहीं, और उनके ऊपर इतना ज़बरदस्त प्रभाव है। उन्होंने किताबें लिखवाई हैं इस बात में, और तब उस तरह से हमें समझ में आया कि लेबनान का म्यूज़िक ऐसा था कि वहाँ से SD बर्मन ने जो है वो इंसान जाग उठा का एक वो गाना जो था ना, वो वहाँ से आया है। वो जो रॉन गुडविन ने अरेबियन नाइट्स में बजाया था, जो कि रहबानी ब्रदर्स का कंपोज किया हुआ है, जो फेरूज़ ने भी गाया हुआ है। मतलब हम दुनिया के सारे म्यूज़िक को टच कर पाए सिर्फ एक इस ग्रुप की वजह से, जिसमें इतने लोग, इतने देशों के लोग, अपने ही देश के बाकी हिस्सों के लोग भी, लेकिन इतने देशों के लोग शामिल हुए। और उसमें सिलोन वालों का भी बहुत हाथ रहा। वहाँ एक विजय लक्ष्मी थी जो VOA वॉइस ऑफ अमेरिका में उन्होंने हिंदी फिल्म म्यूज़िक काफ़ी देर तक ब्रॉडकास्ट किया, वो भी हमारे साथ जुड़ी। तो उन्होंने एक और पहलू ला के दिया सिलोन का भी, और ये भी कि वो हिंदी अच्छी बोल नहीं पाती खुद, लेकिन उनसे उनकी नॉलेज देखिए आप ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक की, कमाल। अभी हैं शायद, मुझे नहीं मालूम। हाँ, हमारे साथ तो अमेरिका में ही आती थी और वहीं रहती थी, ईस्ट में रहती थी, न्यूयॉर्क न्यू जर्सी एरिया में। और उन्होंने ही फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ के हमारे कुछ लोगों की इंटरव्यू करके VOA में भी डाली थी। फिर उसके बाद हम लोग जब बेंगलुरु में मिलना शुरू हुए तो यहाँ थोड़ा सा और भी प्रचार हुआ। वो हिंदू में आर्टिकल आ गया, बच्चे जर्नलिस्ट आया करते थे और पूछते थे ये पागल लोग हैं कौन, ये क्या करते हैं। तो उसमें थोड़ा सा वो हुआ। फिर उसकी वजह से रेडियो पर डीजेज़ ने, यहाँ लोकल डीजेज़ ने भी उस चीज़ को उठा लिया। फिर पवन झा हैं जो हमारे दिग्गज मेंबर हैं, गुलजार स्पेशलिस्ट। वैसे तो सिर्फ गुलजार स्पेशलिस्ट नहीं, उनकी अगर बाकी नॉलेज देखिए तो हर तरह का म्यूज़िक और ओल्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक ख़ास तौर पर बहुत नॉलेज है। ऐसे प्रोफेसर सुरजीत सिंह हैं। अब कालरा साहब होते थे, सतीश कालरा, न्यू जर्सी में रहते थे। अच्छा, हम लोगों जब हम पोस्ट करते तो हर एक का एक टैगलाइन हुआ करता था। तो जैसे प्रोफेसर का होता था अ डाई हार्ड म्यूज़िक फ़ैन, कुछ भी ऐसे लिखते थे। तो कालरा साहब का था हैप्पी लिसनिंग्स। वो शंकर जयकिशन के फ़ैन थे। वो हमें बताया करते थे कि देखो ये गाना जो है ना, इसमें ये शब्द जो है वो सेंसर को तकलीफ़ थी, इसलिए 78 में उसको बदल दिया गया। हालांकि म्यूज़िक साउंड ट्रैक जो फिल्म का है उसमें है अभी भी। फिर दोनों वो लाते थे और उसमें 3 अंतरे ये वाले हैं, इसमें 3 अंतरे अलग हैं, तो 4 अंतरे बन जाएंगे और हमारे पास एक स्पेशल गाना हो जाएगा। ये कमेमोरेटिव्स में हम ये काम किया करते थे। जब टेक्नोलॉजी आ गई, जब हम सीमलेसली एडिट कर सकते थे, उसमें मैंने बहुत मेरी दिलचस्पी बहुत थी उसमें। तो हम लोग नॉइज़ रिड्यूस वगैरह करने की बातें, और शुरू में ज़्यादा एक्साइटेड थे
सिग्नल भी थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता, फिर धीरे धीरे अक्ल आई कि थोड़ा सा हिस भी चलेगा यार, थोड़ा स्क्रैचेस अच्छे लगते हैं, क्योंकि ऐसे ही सुना करते थे। तो वो भी हुआ, उसकी एवोल्यूशन हुई। लेकिन हमने उस कमेमोरेटिव की दुनिया में हमारे पास इस समय आप ये सोचिए कि 50 के करीब सीडीज़ का माल होगा, जो ऐसा सामान है जो आम नहीं सुना जाता था। अब अगर आप YouTube पर ढूंढें तो कई उनमें से चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो शक्लें जिस तरह से हमने उसको प्रेजेंट किया हुआ है, एक हमने कमेमोरेटिव बनाया था द बेटर हाफ 2000 में, जिसमें हमने पिछले 100 साल की 100 फीमेल सिंगर्स को का एक एक ट्रैक MP3 में डाल के एक CD बना दी थी, और उसके बारे में लिखा था बहुत, हर एक के बारे में लिख के एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी, उसमें गाना बज जाता था अपने आप। एक बार आप शुरू करें, पावर पॉइंट शो कह लीजिए, तो वो 2000 में किया। तो बाकी जो कमेमोरेटिव्स हमने किए, अनिल विश्वास, रोशन, SN त्रिपाठी, चित्रगुप्त, शलील चौधरी, इस तरह के लोगों के, और OP नैयर, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के हिसाब से और सिंगर्स के हिसाब से सभी लोग, सिवाय मेल सिंगर। हम लोग किसी, ये इसका मुझे कारण अभी तक नहीं पता कि हमने किसी भी मेल से, मन्ना डे साहब के लिए किया था, SD बर्मन के लिए भी किया बाद में, लेकिन यही दो हैं मेरे दिमाग में। और एक, हाँ, मुकेश का एक और बात आई याद में, एक 15 साल का लड़का था, अमेरिकन, माँ बाप साउथ इंडियन, फोर्ट कॉलेंस में रहते, माँ बाप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 15 साल का लड़का मुकेश का फ़ैन, उसका फ़ोन आया एक RMI मीट से पहले कि मैं आना चाहता हूँ, और उसकी आवाज़ से मुझे पता लग रहा था यहाँ का लड़का है, मतलब उसकी डिक्शन और सब कुछ अमेरिकन था मामला। हिंदी नहीं बोल रहा था, वो हिंदी बोलता नहीं था, लेकिन उसने कहा कि आपके पास M.A. राउफ का ये गाना है। मुझे तो पता ही नहीं था कि M.A. राउफ है कौन। M.A. राउफ एक पुराने कदीम म्यूज़िक डायरेक्टर थे, जिन्होंने एक मुकेश का गाना, उनका संगीतबद्ध किया हुआ बहुत अच्छा गाना, पता लगा कि वो मुकेश भक्त है, और वो मुकेश भक्त इसलिए कि उसके पिताजी मुकेश भक्त थे, वो घर में चलाते थे। हालांकि वो यहाँ का पला बड़ा हुआ, यहाँ का जन्मा, लेकिन वो फिर आया, मैंने उसको बुला, वो ये पूछ रहा था कि इसके लिए कोई एडमिशन होती है, कोई फ़ीस लगती है। मैंने कहा नहीं, हम तो ऐसे ही मिलते हैं, आप आ जाओ। तो क्योंकि मेरे शहर में ही था, आया। उसने जब पियानो पर बैठा और उसने जो ये सब चीज़ें गाई और बजाई, ऐसे लग रहा था कि ये वहीं का है, ये तो हमारा बच्चा एक टैलेंटेड सिंगर इन ए कंपटीशन वाला बच्चा है। और उसके बाद एक ऐसी चीज़ें भी हुई कि सतीश काला साहब चले गए, जब वो जा रहे थे लिवर कैंसर से, हम लोग साथ ही थे उन दिनों। मैं वैसे भी उस तरह की प्रैक्टिस में लग चुका था, तो उस समय शंकर जयकिशन बज रहे थे, और उनकी आंखों में वो चमक थी, वो सुनकर जो चमक जा चुकी थी इस मामले में कि उनको पेशाब करने में दिक्कत हो रही है या यहाँ दर्द हो रहा है, वो दर्द वर्द सब निकल जाता, एकदम ऐसे चमक रही हैं आँखें, और गुनगुना सकते हैं थोड़ा सा, बस इतना। और उससे भी ज़्यादा धक्का हमें तब लगा जब केविन, जिसका मैं नाम, जो अमेरिकन बच्चा मुकेश फैन हमारे पास जब आया था, उसके कुछ हफ्तों बाद ही वो बेचारा ट्रैकिंग करने गया कोलोराडो माउंटेन, रॉकी माउंटेन्स में, एंड ही फेल एंड डाइड। कैसा ये एक्सपीरियंस दुनिया का, ज़िंदगी का होता है, सालों साल नहीं वो बात दिमाग से जाती। वो हमारे साथ अब भी है,
उसका भी हमने कमेमोरेटिव बनाया उसके बाद केविन के लिए। लेकिन ये म्यूज़िक ने ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई, सब तरह के पहलू दिखा दिए। बच्चे पैदा हुए हमारे सामने जो मीट्स में आए, फिर उन लोगों कुछ शादियाँ हुई जो मीट्स में आए लोगों की आपस में मिलने से हुई, ये सब भी हुआ। पूरी ज़िंदगी इधर उधर, ये वाला पहलू वाला पहलू, सब देखा, बहुत सीखा। इसमें जैसे आपने कालरा जी का नाम लिया, पवन जी का नाम लिया, और नाम लीजिए कि विश कृष्णन है हमारे एक जिसे कहते हैं साइंटिफिक एक्सेलेंस इन म्यूज़िक, मतलब उनकी पहचान सुर की और मेलोडी की वो हैं, वो जो 2 नोट्स में बता देंगे आपको गाना क्या है। क्या नाम? विश कृष्णन, वो सैन होजे में रहते हैं और उन्होंने ये जो ये डेनवर के कमेमोरेटिव्स या वेस्ट के कमेमोरेटिव्स जो हैं वो उन्हीं का मेन रोल रहता था। मेरा तो रोल उसको रिकॉर्ड करना या उसको नॉइज़ रिड्यूस करना वगैरह ज़्यादा होता था। हालांकि हमारी डिस्कशन इस बात पे लड़ाइयाँ होती थी कि ये रखना है, ये नहीं रखना, वो रखना, वो नहीं रखना, या ये इस कमेंट्री में ये कहना चाहिए, वो कहना चाहिए, वो वाली बातें थी। शैल चौधरी का जब हम कर रहे थे, आलोका जी मिली। आलोका जी शैल चौधरी की डॉटर हैं, उनकी पहली शादी से, ज्योति माँ से। उन्होंने हमें शैल चौधरी का कमेमोरेटिव में साथ दिया, कमेंट्री में भी साथ दिया, कुछ बातें बताई अपनी ज़िंदगी की, अपने बचपन की। इसी तरह से हर एक मीट में हम ये भी कोशिश करते थे कि कोई स्पेशल गेस्ट भी आए। तो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ एस डी बातेश, मन्ना डे, एस मोहिंदर, ये सुधा मल्होत्रा जी, मीना कपूर, ऐसे लोग, नक्श लायलपुरी, ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनसे हमने और भी बातें सुनी। एनेक्डोट्स जो होते थे कि आपने ये कैसे किया, वो कैसे किया, इस गाने में कैसे हुआ, वो उन्होंने क्या कहा था आपको। फिर खुद भी हम इन चीज़ों में एक्सप्लोर करते रहे कि वो वाणी जयराम को रविशंकर समझा रहे हैं, एक मीरा का, गुलजार की मीरा जो थी उसका साउंड ट्रैक के लिए समझा रहे हैं। राणा जी वाला जो गाना है, मतलब जो बिना अकम्पनीमेंट के है, उसमें तानपुरे से शुरू होती है बात और वो गोविंद के गुण गाऊं, तो गुण गाऊं और गुण और गाऊं के बीच में सब कुछ रुक जाता है। वो पहचानो क्यों किया ऐसा, कैसे समझाया होगा, कैसे बनाया होगा, ये सब इन चीज़ों के बारे में बहुत महीन घुसपैठ होती थी हमारी। जैसे विश कृष्णन का नाम लिया, विश कृष्णन वो अभी हैं? बिल्कुल हैं, मेरे से 2 साल ही बड़े हैं। किस शहर में? सैन होजे कैलिफोर्निया में, बे एरिया में। और वो डॉक्टर आईटी के हैं। नहीं, वो डॉक्टर नहीं है, हाँ। आईटी में हैं और याहू के पहले एचपी में काम करते थे, फिर याहू के साथ काम कर रहे हैं। अभी रिटायर हुए हैं, अब वो भी रिटायर्ड हैं। और नाम लीजिए। तो ऐसे UVR, अब नाम है UVR। वैसे वो साउथ से हैं, लेकिन दिल्ली में उनकी तरबियत हुई है। रविंद्र कहते हैं हम उनको, उनका लास्ट नेम शायद रविंद्र ऐसे ही कहेंगे। और नेहा देसाई, का क्या पेशा रहा है? वो भी आईटी में हैं। अच्छा, और वो भी अमेरिका में रहता है? वो भी सैन होजे एरिया में ही रहते हैं। सैन होजे में कुछ ऐसे लोग हैं, विजय हैं, प्रज्ञा है, नेहा देसाई एक अहम हमारी मेंबर हैं जिन्होंने हमें बहुत सारे रेयर गाने दिए हैं। बालाजी हैं, मालिनी हैं, वो ओरेगॉन में रहते हैं, अब पहले बे एरिया में रहते थे शायद। वो बाद में थोड़ा जुड़े, पवन जी बाद में आए थोड़ा सा, लेकिन बाद में से कोई मतलब नहीं। ये लोग बड़े जानकार लोग हैं। बाकी प्रोफेसर 1992, 93, 94 वो वाले जो हैं, उसमें कोर बॉडी क्या, कौन? राजन पारेकर थे सर एक, वो
क्लासिकल म्यूज़िक के दिग्गज। लेकिन कहा जाए कि ग्रुप के जनक आप हैं। नहीं नहीं, राजन पारेकर हैं अच्छा। और विश कृष्णन हैं, मैं तो उनमें से एक हूँ। प्रोफेसर सुरजीत सिंह हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते, पहले करते थे। वो कॉलेज में थे तब वो हमारे डेटा को होस्ट करते थे अपने कॉलेज के सर्वर पर। कॉलेज से निकले वो सर्वर चला गया, फिर हमारी कुछ आर्काइव्स गड़बड़ हुए, फिर प्रोफेसर ने पकड़ा उन आर्काइव्स को और रखा अपने पास। अब प्रोफेसर उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी एक पब्लिशिंग, सेल्फ पब्लिशिंग से, pothi.com करके है। 52 किताबें आ चुकी हैं RMIM के लोगों की तरफ से या उनसे जुड़े हुए लोगों की तरफ से। बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें जो उस समय की डिस्कशंस जो थी ना, उसमें हमें नहीं पता। अशोक धरेश्वर हैं, बेंगलोर के हैं ओरिजिनली, वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, DC में थे। अब वो रिटायर्ड हैं और आधा साल इधर और आधा साल उधर वाली बात है उनकी। उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल था। वो जब ऐसी गलतियां पकड़ते थे लोगों की तो झाड़ने का उनका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था। तो पारेकर जो थे वो उनका भी ऐसे ही था कि रेवरेंस कोई नहीं है। ठीक है, हमारे लेजेंड्स हैं, लेकिन जब बात आती है तुम्हारे वाले और हमारे वाले तो रेवरेंस नहीं रहेगी। फिर हम गलतियां और मतलब अपना क्रिटिसिज्म अपनी तरफ से गलत सही जो भी कह रहे हैं वो कहेंगे ज़रूर, मुंह तोड़ के कहेंगे। वो थे वो राजन पारेकर। एक मोहम्मद नाम भूल रहा हूँ, लेकिन वो नौशाद के भक्त थे। मतलब ऐसा है कि जो हम अपने आप को भक्त कह लेते थे, मैं कहने को एक आशीष बोकल थे और एक मैं था जो बाद में पहुंच जी आए, जो हम अपने आप को गुलजार भक्त कहते थे। तो हमें ये कहा जाता था कि तुम तो साले अनियन पीलर हो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि अरे लेयर्स हैं इसमें, मीनिंग ढूंढो, है ना। बर्तन जो कह रहे हैं वो बर्तन वो वाला बर्तन नहीं है, वो कटोरी अलग, कटोरा अलग है, वो झोली अलग है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोग भी थे। और अब नाम लिए जाएं तो इस तरफ एक बहुत सारे नाम मुझे भूलने भी लगे हैं, वो इसलिए कि मेरी उम्र भी है। एक सबनीस जी हैं, वो रहते हैं कैलिफोर्निया में ही, बे एरिया में ही। उनका अपना रोल रहा है पुराने फिल्मी गानों में। वो एक गाना का मुखड़ा दूसरे गाने के पूरे जिस्ट के ऊपर रख सकते हैं। कैसे समझे नहीं? जैसे आशा का गाना है, पंछी बनूं उड़ती चलूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। अब वो पूरा गाने का एक कुछ भाव जो बनता है, वो एक तलत के गाने का मुखड़ा उठा के वो दिखाएंगे कि इस मुखड़े में वो भाव पूरे गाने का आ गया। इस तरह से वो उनका स्पेशलिटी। ऐसे लोग। और जैसे, और या फिर गज़ल कोई ले ली, नज़्म कोई ले ली, जैसे कागज़ की कश्ती जो जगजीत सिंह जी ने गाया है, उसके ऊपर एक निदा फाजली की नज़्म है ना, ये जावेद अख्तर की, सच कहती थी मेरी अम्मी जो कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चाँद पे गुड़ियाँ रहती थी, एक ये दिन के अपनों ने भी हमसे रिश्ता तोड़ लिया, एक वो दिन जब एक ज़रा सी बात से नदियाँ बहती थी। वो उसमें कागज़ की कश्ती आ जाता है ना। इसी तरह से ये रातें ये मौसम, ये हंसना हंसाना मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना,
ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा है ना। फैज़ कह रहे हैं गाना था आई बहार पंकज मलिक का, और उसके ऊपर लगाया गया था फैज़ का एक, भूल रहा हूँ। इसी तरह से अब गुलजार की तरफ आ जाएं तो वो जो सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह से आए, तो उसमें उन्हीं का एक जुमला एक कविता से लेके उसके ऊपर बिठाया गया। एक बार गुलजार साहब ने एक कहानी लिखी थी, मेरा गोरा अंग लैले के बारे में, उनका जो पहला गाना। उन्होंने ये बताया कि एक अंतरा मैंने बनाया था, उसकी 2 लाइनें बनाई, तीसरी लाइन बनाई नहीं। अब उन्होंने नहीं बनाई तो हम बनाएंगे ना तो हम लोगों ने बहुत मज़े लिए उसमें। हर एक बंदे ने एक हमारे मित्र थे RMIM में, जो जिनका मतलब जो लॉगिन नेम अलग अलग होते थे ना तब, तो उनका लॉगिन नेम था पिंटू दीवाना। तो उन्होंने काफ़ी उस अंतरे के साथ मज़े लिए थे। इस तरह की बातें करते रहे, और इसमें ये कहानियाँ याद रह जाती थी कि ये गाना इस तरह से बना था, वो इस तरह से बना था। हम लोग उस तरफ ज़्यादा नहीं गए जो कंट्रोवर्सीज़ वगैरह होती है ना, कि जी लता ने ST के साथ क्यों नहीं गाया 4 साल, और उनकी क्या लड़ाई थी, और शायर 1 रुपया ज़्यादा मांगते थे, या ये सुनी हुई हैं सब, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। ध्यान हम इस बात पे देते हैं कि किया क्या उन्होंने। जब उन्होंने अपनी नज़्म को प्यासा में दिया और सना ख्वां ने मशरिक़ में वो जो कहाँ हैं वाला उसको हटा के, है ना, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, वो कर दिया, तो उसके मज़े हैं मुझे, हमें तो उसके मज़े हैं, उस बात के मज़े। तो या फिर वो जो वहाँ से रस्टिकेट हुए थे अपने कॉलेज से, तो उन्होंने क्या नज़्म लिखी, उधर भी गए। नॉन फिल्म में काफ़ी रहे हम, स्पेशली वो लोग जो फिल्मी काम कर रहे थे, उनके नॉन फिल्म वर्क्स, गुलजार के भी सारी शायरी, और उसमें फिर हम इस तरफ भी गए, जगमोहन, सिया चातमा, पंकज मलिक के नॉन फिल्म, साइकिल के नॉन फिल्म, गज़लें जो हैं वो सब, उन चीज़ों को भी खूब खंगाला, और खंगालने का काम था हमारा और रहा है, अभी भी करते हैं इसी तरह से। अब चूँकि इसका नाम ही है रिकॉर्डेड म्यूज़िक इंडियन मिसलेनियस, तो ऐसा लगता है कि म्यूज़िक पर ही बात हो रही होगी, लेकिन जैसा मैंने पाया है ख़ास तौर पर प्रोफेसर साहब की कारगुजारियों को देखते हुए, कि उन्होंने तो यहाँ तक कि ऐसे चेहरे जो आपको कभी क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो मुनीम है, ये यहाँ पे भी मुनीम बना है, वहाँ पे भी मुनीम बना है, 17वीं फिल्म में भी मुनीम है, ये आखिर है कौन, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके उसका नाम, ये भी एक तरह का कहिएगा कि एक कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेटिव एक मतलब नॉलेज बिल्डिंग का काम है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि RMIM सिर्फ म्यूज़िक, लिरिक्स या सिंगर, मतलब इस फ्रेटर्निटी से अलग भी फिल्म के और जो दूसरे पहलू हैं वो भी आते ही गए, और जिसको लेकर कोई कभी ये नहीं रहा कि भाई इसमें म्यूज़िक की बात है तो ये मत घुसाओ इसमें, ऐसा करके। क्योंकि ख़ुद उन्होंने एडविना की जो पहली किताब निकाली, और फिर बाद में वो जो ग्रुप डांसर्स और ये सब की बातें, तो एक तरह से कहिए कि फिल्म के लगभग सभी पहलुओं पर एक बड़ा कोलैबोरेटिव काम हो रहा है, जो कि अकेले किसी के बस का नहीं है वो। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर पीरियड ही ले लीजिए, ये 40 से लेके 70 तक का 30 साल में बनी हुई दसियों हज़ार फिल्मों को देखना अपने आप में एक रियल टाइम वॉच का मतलब मोहलत मांगता है ना, कि अगर एक फिल्म को देख करके उसका आपको कोई मेटाडेटा बनाना है तो उसमें 3 घंटे या 2.5 घंटे या 2 घंटे तो एक आदमी के लगेंगे ही लगेंगे। तो ये जो काम है, आपको लगता है कि ये सब कुछ जो ये एफर्ट हो रहा है वो डॉक्यूमेंट भी होता चल रहा है, या फिर इसका कोई मलाल रहता है कि जैसे मैं ख़ासतौर पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में तो देखता हूँ, जब मेरी दिलचस्पी का, क्योंकि वो इतनी डीप डिगिंग हो रही होती है जिसमें
मतलब शायद मैं उतरूँ तो मुझे पूरा ट्रेल समझना पड़ेगा, तब तो मेरे लिए सिंपल तरीका है कि मैं उसको पूरी चैट को क्लियर चैट कर देता हूँ ताकि मेरे ऊपर ये बोझ ख़त्म हो जाए। अभी फ़िलहाल मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर इसका कोई एक सिस्टमेटिक, एक थीमेटिक वो करके क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंट, जो कि शायद प्रोफेसर साहब कर ही रहे हैं, मुझे बताया था उन्होंने, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो इतने कलेक्टिव एफर्ट से ये जो नॉलेज और ये बन रहा है कंटेंट, उसका कोई वो हो रहा है डॉक्यूमेंट? जी, वो प्रोफेसर ही उसके हेड हैं और बाकी लोग, हमें काम दिया जाता है, हमें कहा जाता है कि तुम मेरे हनुमान हो, तुम जाके ये काम करोगे और ये पता करके लेके आओ, फिर मैं उसको ऐड करूँगा। वो बताते भी हैं कि एक टाइम पे उनके 10 फिल्म्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। अभी तो हमारी खुशबख्ती है कि वो इतना एनर्जी के साथ वो काम कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात मैं और बताऊं कि एक तो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि rec.indian.music.misc जो है, उसमें रेक जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है, वो रिक्रिएशनल है। अच्छा, रिक्रिएशनल म्यूज़िक इंडियन मिसलेनियस। वो शुरू हुआ था एक्चुअली soc.indian.misc, अच्छा, सोशल इंडियन मिसलेनियस। ये पहला ग्रुप था अच्छा, जो यूसनेट के दुनिया का इंडियन ग्रुप पहला वो था। उसमें जल्दी ही कम्यूनल बातें और बाकी चीज़ें आ गई, तो म्यूज़िक वाले हटना चाहे। अब म्यूज़िक वाले हटना चाहे तो ये भी लड़ाई है कि भाई कौन सा म्यूज़िक। तो असल में हमने एक चार्टर बनाया जाता था ग्रुप के लिए, फिर रेफरेंडम होता था और रेफरेंडम में इतने लोग हो गए तो ग्रुप बन गया। हमने शुरू से ही RMIM के चार्टर को वायलेट करते रहे। वो मिसलेनियस म्यूज़िक एक्चुअली शुड नॉट हैव बीन फिल्म म्यूज़िक, वो सारा नॉन फिल्म होना था, लेकिन जल्दी ही फिल्म आया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसमें सिर्फ वो क्लासिकल म्यूज़िक वाले जो है ना, वो थोड़े नकचड़े थे। उन्होंने कहा जी हम तो अपना अलग है ना, वो RMIC बन गया, rec.music.indian.classical, वो नकचड़े अलग। अच्छा, ऐसे ही वहाँ शुरू में तो हम कहते थे कि भाई ये तुम कह रहे हो ना, ये एक्टर ये था, वो एक्टर, ये हटाओ यहाँ से, ये म्यूज़िक का काम नहीं है। तो उन्होंने अपना बनाया था, रामली इसको कहते थे हम, rec.alt.movies.indian.language। वो ये जो डोमेन्स थी वो बनी हुई थी, तो उसमें से मिला के बनाना होता था ग्रुप, तो रामली अलग था। अच्छा, उर्दू पोइट्री वाले भी, उनको भी मतलब हम नकारते थे, नहीं ये फिल्मी नहीं है, तुम जाओ। हम भी जो कर रहे हैं वो ही नहीं है चार्टर में, तो लेकिन उससे हम लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना बना लिया, अलूप, alt.language.urdu.poetry, इस तरह से। अब धीरे धीरे बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा, उनकी पार्टिसिपेशन खुद में कम थी, वो हमारे पास वापस आ तो अब RMIM जो है वो सब ग्रुप्स का काम कर रहा है। इसीलिए प्रोफेसर ने जब ये वेबसाइट खोल दी, अब तो वो वाली बातें हो गई ना कि वेबसाइट होती है और वहाँ पे आप गाने अपलोड कर देते हैं, हाइपर लिंक्ड होते हैं, आप सुन सकते हैं। तो वो हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक वेबसाइट बनाया है प्रोफेसर ने, जहाँ पर 31 से लेकर और ये समझिए कि कम से कम 2000 तक का फिल्म म्यूज़िक, रीजनल म्यूज़िक, नॉन फिल्म म्यूज़िक, सारा इंडियन म्यूज़िक जो है उसका एक बहुत बड़ा ख़जाना ऑलरेडी अपलोडेड है। किस साइट? अब नाम है हिंदी फिल्म songs.org ऐसे करके, लेकिन अगर आप जो प्रोफेसर की साइट है, प्रोफेसर की अपनी साइट, तो प्रोफेसर सुरजीत सिंह हिंदी फिल्म सॉन्ग्स गूगल करेंगे तो वहाँ चले जाएंगे, है ना। उसकी 2-3 वर्जन्स हैं, क्योंकि पहले कुछ और था, अब नया, लेकिन वहाँ सब सामान है सुनने के लिए, खुला, शेयर्ड। और ये चीज़ जो है ये हमें हमारी तरफ से कलेक्टर्स को देना था। हमने जो कलेक्टर्स इंदौर में बैठे थे, पेशावर में बैठे थे, क्योंकि हम तो ढूंढ रहे थे ये रेयर सॉन्ग्स, तो उनके पास जाया करते थे, उनके पास बैठ के रिकॉर्ड करवा के, कैसेट्स बनवा के अपलोड, मतलब अपना शेयर कर रहे थे अपने कमेमोरेटिव्स में।
लेकिन एक वक्त जब हम लोग RMIM मीट्स करते थे, जैसे किसी एक एग्जाम्पल विश कृष्णन जाते थे इंदौर में एक हैं सुमन चौरसिया, वो कलेक्टर हैं। वो मतलब अपने कलेक्शन, हर एक कलेक्टर का ये काम था कि वो अपने कलेक्शन को इस तरह से जकड़ के रखते थे कि उनको कभी कभी हमने मतलब बहुत सारे पैसे पर सॉन्ग देकर, लेकिन उन्हीं के रिकॉर्ड प्लेयर पर अपनी सुई दे के सर एक सुई तो चेंज कर लो, दे के उनके रिकॉर्ड्स को उनके ही टेप रिकॉर्डर में अपना कैसेट डाल के रिकॉर्ड करवा के वापस लाए हैं अमेरिका, और फिर हमने डिजिटाइज किया और शेयर किया। और धीरे धीरे अब ये होने लगा कि जब YouTube वगैरह आ गए तो वैसे ही लोग, और भी कई लोग थे जो छुपे हुए थे और उन्होंने अपना अपलोड कर दिया। अब तो रेयर सॉन्ग्स मिलना आसान है, तो अब जो है वो कलेक्टर्स भी हमारे पास आ गए हैं, इंडिविजुअली हमारे मेंबर्स बन गए हैं, वो हमारे साथ शेयर करते हैं। एक पेशावर में कलेक्टर थे जो इतना वो नहीं था कि वो होड़ करके बैठे हुए थे, लेकिन उनका इंतकाल हो गया तो उनके साहबजादे जो हैं वो हमारे साथ हैं। अब सैयद नाम का भूल रहा हूँ, जी से है कुछ नाम, खैर वो उन्होंने जितना सामान अब दिया है हमें, जितने गाने उन्होंने, ये गाने हमारे पहचाने हुए हैं लेकिन इस साउंड से नहीं थे हमारे पास, काफ़ी नॉइजी था हमारे पास। इनके पास जो है वो ओरिजिनल 78 थे, तो अब ये कर रहे हैं। एक साहब बैठे हुए हैं जयपुर में, हमारे गिरधारी लाल, जो जोधपुर में, वो उनकी कलेक्शन देखी, मतलब उन्होंने जो रीजनल म्यूज़िक में भी, लेकिन वो लोग, ये लोग अब YouTube पर भी शेयर करते हैं और हमारे साथ भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से अब जो शेयरिंग है वो और भी खुली हुई है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को इतना सोचना नहीं पड़ेगा, वो प्रोफेसर की साइट पे सब मिल जाएगा।